क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आज से बेटा हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो 12th क्लास एनसीईआरटी का एक ऐसा चैप्टर है जहां से एग्जाम में कई सारे नए क्वेश्चन आने की संभावना है। एक्चुअली में जो चैप्टर है इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर अभी तक नहीं पूछे गए हैं। तो ये समझ लीजिए कि एनसीईआरटी का एक ऐसा हिस्सा है जो लगभग अछूता है, यानी जो भी क्वेश्चन पूछे गए बड़े सुपरफिशियल पूछे गए हैं, जबकि इस चैप्टर में कंटेंट बड़ी गहराई से दे रखा है और बहुत ही जो है वो भर भर के कंटेंट इस चैप्टर के अंदर है। तो समझ लीजिए आप कि जब भी कभी क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा तो कई सारे बच्चे जिन्होंने इस चैप्टर को छोड़ दिया है फालतू समझकर, बेकार समझकर, वो दिक्कतें पड़ जाएंगे। तो देखो बेटा, एनसीईआरटी में जो कुछ भी रखा है, जो कुछ भी हमारे सिलेबस में, कुछ भी फालतू नहीं है। हमको पूरा 100% सिलेबस कवर करना है। वाई वी आर टेकिंग सम टाइम, क्योंकि हमको 100% सिलेबस कवर कर रहे हैं। कुछ भी छोड़कर या छोड़कर या एक हिस्सा अवॉइड कर दिया, वैसा नहीं पढ़ा रहे हैं। वर्ड टू वर्ड हम कवर कर रहे हैं चीजों को। तो इस चैप्टर में हमको जो है वो स्लोली चल रहा है, इसको हम टाइम पर पूरा कर लेंगे। लेकिन इस चैप्टर में जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको रिटेन करना है हमको, क्योंकि ये चैप्टर बहुत हद तक इंफॉर्मेटिव चैप्टर है। क्रॉप वैरायटीज के नाम आएंगे इसमें, आपको जो है वो एनिमल ब्रीडिंग में कुछ आपको एनिमल की वैरायटी के नाम आएंगे आपको। तो कुछ ऐसे डिटेल्स हैं जिनको याद रखने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन वो दिक्कत भी मैं आपकी दूर कर दूंगा। मैं आपको एमसीक्यू प्रोवाइड कर दूंगा उन जहां जिन इंफॉर्मेशन को याद रखने में दिक्कत हो रही है उनको मैं एमसीक्यू फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप वो एमसीक्यू लगा लेंगे, चीजें अपने आप आपको क्लियर हो जाएंगी। क्लियर? थोड़ा बेटा इस चैप्टर में हमको एफर्ट करना पड़ेगा। और हाँ, मैं क्लियर कर दूं कि थोड़ा सा ये आपको बोर लग सकता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे कमांडोज बोर ना हो और चैप्टर की सोल तक पहुंचे, समझ लें इसको आपके। सबसे पहले बेटा हम बात कर रहे हैं कि वाई दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, क्यों ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और क्यों इस चैप्टर को एनसीईआरटी में डाला गया है। तो इसके पीछे कारण है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग एंड फिशरीज के। सोचिए, सरकार का एक विभाग है जो लोगों को, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है उनको वो इस लेवल पर अवेयर करना चाहता है कि मान लीजिए आप मेडिकल में जाते हैं या नहीं जा पाते हैं, जो भी कारण के, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे हम अपनी क्रॉप को इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे हम जो है वो एनिमल हस्बेंड्री, जंतु जो पालतू पशु है उनका हम जो है वो ठीक से रेयरिंग कर सकते हैं, ठीक से उनका पालन पोषण कर सकते हैं। तो बेसिकली बायोलॉजी का जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है वो इस चैप्टर के अंदर शामिल है। ठीक है? और मैं आपसे कह दूं बेटा कि कोई भी चीज जो एनसीईआरटी में लिखी है ना वो इररिलेवेंट नहीं है, वो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन बन के आएगी। कोई ये बात नहीं जानता है कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा। क्लियर? हम लोग जो आपको कहते हैं ना कि एग्जाम के लिए जरूरी है, मतलब ये पिछले ट्रेंड को देखकर पूछा जा सकता है, इसलिए वो जरूरी होता है। पर कुछ क्वेश्चन नए भी बन सकते हैं बेटा, तो वो नए क्वेश्चन बनने के लिए सबसे अच्छा चैप्टर जो एग्जामिनर के पास है वो यही चैप्टर है। ठीक है? चलिए, अब बात यह है कि इस चैप्टर का सिग्निफिकेंस क्या है। इस चैप्टर का सिग्निफिकेंस यह है कि बढ़ती हुई ह्यूमन पॉपुलेशन के, हम जानते हैं कि लगातार ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है और उसके चलते क्या हो रहा है कि हमको रिसोर्सेस के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। जैसे आप इस जो है वो इमेज को देखें कि 1990 में जो है 5.3 बिलियन ह्यूमन पॉपुलेशन थी वर्ल्ड में, 2015 में 7.3 बिलियन हो गया ये, 2030 में 8.5 बिलियन होगा, 2050 में ये 9.7 बिलियन होगा और 2100 में 11.2 बिलियन लोग रहेंगे। मतलब पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। पिछले 2000 वर्षों में, पिछले जो जितने हम मान ले जब से ह्यूमन इवॉल्व हुआ, चलो हम 2000 छोड़ते हैं, जब से ह्यूमन इवॉल्व किया है तब से लेके अब तक जितनी पॉपुलेशन बढ़ी है आज की डेट तक के, उसकी ठीक डबल हो जाएगी आने वाले 100 वर्षों में। अब 11.2 बिलियन लोग यदि इस अर्थ पर रहेंगे तो उन्हें फूड कहां से मिलेगा, वे कहां से फूड लेंगे। तो बड़ी समस्या है फूड सिक्योरिटी की। मतलब प्रॉब्लम यह है कि इस बढ़ती हुई ह्यूमन पॉपुलेशन को रिसोर्सेज कंज्यूम करने पड़ते हैं और वो रिसोर्सेज आएंगे कहां से, और सबसे बड़ा रिसोर्स है फूड, भोजन।
उसके बगैर काम नहीं बन सकता है। अब हाल ही में क्या हुआ कि चाइना के अंदर जो है वो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन फैला, लोगों ने सबने जो है वो लिखना शुरू किया, फेसबुक पे कमेंट आना शुरू हुए, लोगों ने चुटकुले बना बना के डालना शुरू किए, व्हाट्सएप पे मैसेज थ्रू किया कि चाइनीज लोग ये कुछ भी खाते हैं, इसलिए जो है देखो बदला लिया नेचर ने इनसे। चमगादड़ का सूप पीते हैं, सांप को खा जाते हैं, मछली केकड़ा खाने तक तो बात समझ में आती है, लेकिन चमगादड़ भी नहीं छोड़ा, सांप भी नहीं छोड़ा, कोई भी कीड़ा नहीं छोड़ा, सब तो खा लेते हैं ये लोग। अब कभी सोचा है आपने वाई वो चमगादड़ को क्यों खा रहे हैं? क्या वाकई में उनको उतना स्वादिष्ट लगता होगा वो? मुझे लगता है कहीं किसी हद तक कि यदि मैंने इस न्यूज को इन चुटकुलों को मैंने आंख बंद कर फॉरवर्ड करने के बजाय मैंने इंफॉर्मेशन निकाला कि वाई दे आर ईटिंग जो है बेट सूप क्यों पी रहे हैं, तो मालूम चला कि चाइना के अंदर जो है ग्रेन्स, अनाज, चावल हुआ, जो ग्रेन्स खाने के होते हैं वो तो पर्याप्त मात्रा में पैदा होते हैं, लेकिन मीट वो बड़ी मात्रा में मीट को वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो इसका मतलब मीट को यदि आप इंपोर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि मीट का कॉस्ट अधिक होगा, पॉपुलेशन अधिक है, और कई सारा बड़ा हिस्सा पॉपुलेशन का ऐसा है जो बाजार से इंपोर्ट किए गए मीट को परचेस कर नहीं खा सकता है, तो वो डॉग खाना शुरू कर दिए, बेट खाना शुरू कर दिए। ये स्ट्रेंज फूड जो है वो हो सकता है वो आवश्यकता के कारण होता हो, हम जिसको सोच रहे हैं कि वो तो मजे के लिए खा रहे हैं। आपको बता दूं बैठ के, ह्यूमन रेस जो है, मनुष्य जो है वो कुछ ना कुछ भोजन का विकल्प लगातार ढूंढता रहता है, ये इसकी जिज्ञासु प्रकृति भी है। तब तो हमको मालूम चला कि ये वाली दाल खा सकते हैं, ये वाली दाल भी खा सकते हैं, ये वाली दाल नहीं खा सकते, बीमार पड़ जाएंगे, ये वाला फल खा सकते हैं, इस फल को खा सकते हैं, इस फल को खाएंगे तो मर जाएंगे। कैसे मालूम चला? आदमी ने कई हजारों वर्षों में सीखा है चीजों को कि क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते, और वो सीखना आज भी जारी है, आज भी जारी है। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा जो लगातार अब ह्यूमन पॉपुलेशन के बढ़ने से क्या हो रहा है, लगातार शहर बढ़ रहे हैं, लगातार रहने की जगह ने ह्यूमन हैबिटेट बढ़ रहा है, तो जिसके चलते जंगलों को काटना पड़ रहा है, एग्रीकल्चर लैंड भी कम हो रहा है। तो जो एक तरफ तो मनुष्य के रहने के लिए जगह अधिक चाहिए, आपका लैंड यूज बढ़ रहा है, दूसरी तरफ आपका कृषि जो एग्रीकल्चर है उसका हिस्सा जो है वो कम होता चला जा रहा है, जो एग्रोलैंड है वो कम हो रही है। मुझे अच्छे से ध्यान है कि एक फेसबुक में एक गेम, एक जमाने में, आज के कुछ साल पुरानी बात है कि अब पता नहीं अभी तो क्या हो गया, पबजी, इस तरह के ये ऊटपटांग गेम आ रहे हैं जिनमें सीखने कुछ नहीं मिलता है, आपका लैंग्वेज और बिगड़ जाता है और आप मेंटली इन्वॉल्व हो जाते हैं, दिन भर आप जो है वो लगता है कि आप एक वीर योद्धा है, पबजी खेल रहे हैं इसलिए। लेकिन एक जमाने में एक गेम था फॉर्म विलेज, एक गेम था सिटी विलेज के, मुझे जहां तक ध्यान अटके, अभी भी होगा बोल के। अब इस गेम की, इस ऑनलाइन गेम की खास बात क्या थी कि इंटरनेट पर बेस्ड एक गेम था। इस गेम को मैंने भी किसी जमाने में जो है थोड़ा सा खेला हुआ है इसको, मुझे इसका कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगा कि इसमें सिटी विले में क्या था कि सिटी विले में जो है आपका कई सारे आप घर बनाया करते थे, एम्यूजमेंट पार्क आप बनाया करते थे इस गेम के अंदर जाके, लेकिन उसको अब आपको उस सबके लिए सप्लाई करना है, तो आपने फैक्ट्री स्टेब्लिश की, उस फैक्ट्री को आपको अनाज डाला, मतलब ब्रेड की फैक्ट्री बनाई आपने, तो आपको गेहूं चाहिए, आपको चावल चाहिए, आपको के जो ईस्ट चाहिए आपको, तो उसके लिए आपको फॉर्म लगाना पड़ेगा। तो इस गेम में सिटी विले में यदि आपको सारी आपकी फैक्ट्री चालू रखनी है, सारे लोगों को आपको जो है फूड सप्लाई करके पैसा कमाना है, आपको कॉइन अर्न करने हैं, तो आपको खेती करनी पड़ेगी और खेती के लिए लैंड आपको समय समय पर परचेस करनी पड़ेगी। यदि आपने हर जगह केवल बिल्डिंग बना दिया, खेती की लैंड आपने नहीं बनाई, तो आप सिटी की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएंगे और कोई भी कॉइन अर्न नहीं कर पाएंगे, गेम वहीं रुक जाएगा। मतलब कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कहता है कि किसी भी शहर को सप्लाई करने के लिए, किसी भी शहर को जो है वो फूड सप्लाई करने के लिए आसपास के टाउन से, आसपास की जगह पे फूड उगता है गांवों में, और वो सिटी में सप्लाई होता है। बंबई में बड़ी बड़ी सब्जी मंडियां हैं जहां पर जो है वो तमाम जो गांव से, पूरे महाराष्ट्र से सब्जियां आती, वहां आके बिकती हैं। तो एग्रोलैंड जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन हो क्या रहा है प्रकृति में, अभी हो क्या रहा है ये कि हमने जो है, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हम बिल्डर्स घर बना रहे हैं, हम घर अच्छे घर में रहना चाहते हैं, सब बढ़िया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फूड कहां से आएगा, और इस फूड की मार जो है वो दुनिया के कई हिस्सों में पड़ रही है। कुछ हिस्सों में तो एनवायरमेंट के कारण, क्लाइमेटिक फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि वहां खेती हो ही नहीं पा रही है, सूखा पड़ रहा है।
अफ्रीका में भुखमरी या हम बोले स्टारवेशन एक कॉमन समस्या बन चुकी है। तो अब सबसे बड़ी बात तो है फूड सिक्योरिटी कि व्यक्ति को देखिए लग्जरी हो सकता है कि आपके पास लग्जरी अवेलेबल ना हो, काम चलेगा चलेगा कि बड़ी कार ना हो, पैदल चल रहे हैं, वो भी काम चल जाएगा। लेकिन यदि खाने को भोजन नहीं होगा तो व्यक्ति मर सकता है, व्यक्ति के जीवन पर बात आ सकती है। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसी भी गवर्नमेंट की होती है फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, खाद्य सुरक्षा प्रोवाइड करना के, और दुनिया भर में इस बात की चिंता की जाती है। तो अब इस इशू पर यदि हम कह रहे हैं यहां पे कि भाई ये जो चैप्टर है ये इसी को एड्रेस करता है, ये बताता है कि हमें आवश्यकता क्यों है इसकी, क्यों हम फूड इन्हांसमेंट करना चाहते हैं, फूड प्रोडक्शन को हम बढ़ाना क्यों चाहते हैं। चलिए अब एनसीईआरटी पर आते हैं। विथ एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण इन्हांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन इज ए मेजर नेसेसिटी, के भोजन के उत्पादन को बढ़ाना एक आवश्यकता बन चुकी है। और याद रखिए कि फ्यूचर फूड के यानी फूड ऑफ द फ्यूचर, या हम बोले फ्यूचर फूड, या हम बोले फूड ऑफ द फ्यूचर, ठीक है। इसके लिए हम लोगों ने बायोमेंटर्स ऑनलाइन फिल्म में एक मूवी बनाया हुआ था, 5 मिनट का 7 मिनट का मूवी है। आप एक काम कीजिएगा कि मैं इस लेक्चर के लास्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, तो उस मूवी को जरूर देखिएगा। उसमें 5-7 मिनट में ये एक्सप्लेन किया गया मूवी को सिनेमैटिक तरीके से कि भविष्य के भोजन किस तरह के होंगे, किस तरह का फूड जो है वो भविष्य में खाया जाएगा। तो आज सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि हम फूड के प्रोडक्शन को इनहांस करें, यानी हमारी उसी जमीन के अंदर अधिक उत्पादन हो फसलों का। जो पोल्ट्री फार्म है वहां पे अंडे अधिक अंडे अधिक प्रोड्यूस हो, ठीक है। फिर डेयरी के अंदर जो गाय भैंस है वो अधिक दूध दे। तो कुल मिलाकर हम जो है अभी रिसोर्सेस की कैपेबिलिटी को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं कि जो भी रिसोर्स हमारे पास है वो हमको इतना उत्पादन दे कि आवश्यकताओं को हम पूरा कर सकें। बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड टू एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग, के याद रखो बेटा, जंतुओं को पालना उनके उपयोग के लिए के एंड ह्यूमन वेलफेयर के लिए, मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एनिमल्स को पालना, टू एड्रेस द डिमांड ऑफ ह्यूमन नीड, मनुष्य की आवश्यकता की आपूर्ति करने के लिए, ह्यूमन नीड को जो है वो सप्लाई करने के लिए यदि हम एनिमल्स का इस्तेमाल करते हैं उसे हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। और प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है? प्लांट ब्रीडिंग में हम जो है क्या करते हैं, हम पौधों को जो है वो अलग अलग प्रकार से क्रॉस करते हैं और उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, ठीक है। और इससे हम कोशिश करते हैं फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने की। और अब ये सब हम डिटेल में देखेंगे। अब कुछ नई टेक्निक आई है बेटा, जैसे कि एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, टिश्यू कल्चर टेक्निक, ये सब हमको पढ़ना है इस चैप्टर में, के आगे बात करेंगे। अभी डिटेल में नहीं जाएंगे। अभी इतना समझ गए कि अब हमने बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प को लेना शुरू किया। यहां पर हमने यहां पर हमारे जो बायोलॉजी के नॉलेज, डीप सीटेड कॉन्सेप्ट है, साइंटिस्ट जो है वो भी खेती करने में इन्वॉल्व हो गए। एंड साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं इस प्रकार की क्रॉप को देने की आपको, जिससे कि आपका प्रोडक्शन अधिक हो, कीड़े फसल को नुकसान ना पहुंचाए। ऐसे एनिमल्स को प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं जो अधिक मिल्क का प्रोडक्शन करें, अधिक जो है बेहतर अंडा एग प्रोवाइड करें, वो उनके अधिक जल्दी जो है मैच्योर करें ताकि मीट की आवश्यकता भी पूरी हो सके, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं, आप देखिए हमको एक डेयरी फार्म यहां पर दिखाई पड़ रहा है और इस डेयरी फार्म में जो है वो बेसिकली हम देख रहे हैं कि कैटल्स को पाला गया है दूध की आवश्यकता के लिए, और मिल्क इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर प्रोटीन और कई सारी ह्यूमन नीड को वो पूरा करता है, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं कि हमें एक पोल्ट्री फार्म की तस्वीर दिखाई पड़ रही है। इसमें हम देख रहे हैं कि अंडों का जो है वो एग्स का प्रोडक्शन हो रहा है लगातार, और जो है इसके अलावा जो है वो मुर्गियां वहां पर है जो फाइनली पोल्ट्री मीट के रूप में वो काम आती है, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं कि हमने क्या क्या ब्रीडिंग की यदि हम बात करें कि तो हमने क्या देखा, हमने सबसे बेस्ट जो काऊ की वैरायटी है, फॉरेन की वैरायटी है हॉल्स्टाइन काउ के। हॉल्स्टाइन काउ जो है, हॉल्स्टाइन काउ को हमने जो है वो देसी वैरायटी साहिवाल काउ से हमने क्रॉस कराया। इसको हमने के दोनों काउ की वैरायटी के दोनों को हमने क्रॉस कराया और हमने जो है वो फ्रिश वाले एक वैरायटी को तैयार किया, इसका नाम रखा हमने फ्रिश वाल, ठीक है। अब ये हॉल्स्टाइन काउ थी, उसको सीधा यूज क्यों नहीं किया? हॉल्स्टाइन काउ की खास बात है कि ये जो है वो बेहतर मिल्क प्रोडक्शन देती है,
ठीक है, बेहतर क्वालिटी का मिल्क इससे मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि इंडियन क्लाइमेट के लिए वो सूटेबल नहीं है। नीदरलैंड में, हॉलैंड में ये काऊ जो है वो बड़े अच्छे से जो है वो रह पाता है और इसके लिए वो वेदर सूटेबल होता है। इंडियन वेदर सूटेबल नहीं है, तो हमने क्या किया, हमने हॉलस्टाइन को जो लिया हमने और इससे हमने क्रॉस किया लोकल वेराइटी साहिवाल काऊ से क्रॉस किया हमने। अब साहिवाल काऊ जो है वो इंडियन क्लाइमेट के लिए वेल सूटेड है, तो एक वैरायटी तैयार हुआ फ्रिश वॉल्ट के। और इसके अंदर क्या हुआ, हमने ये क्या किया, हमने जो है वो एक प्रकार से क्रॉस किया एनिमल को हमने, ठीक है। हमने एनिमल हस्बेंड्री टेक्निक्स का इस्तेमाल किया यहाँ पर और एक वैरायटी बना लिया हमने लोकल, हमारे खुद के बेहतर मिल्क प्रोडक्शन के लिए और लोकल क्लाइमेट को सूट करे उसके लिए। तो ये क्या है, ये हमारे साइंस के नॉलेज का इस्तेमाल है कि हमने एक ऐसा वैरायटी काऊ का तैयार कर लिया जो बेहतर मिल्क का प्रोडक्शन देता है और लोकल हमारे इंडियन क्लाइमेट के अकॉर्डिंग सूटेबल भी है। फिर वैज्ञानिक टिश्यू कल्चर भी करने लगे। साइंटिस्ट ने देखा कि हम जो है एक इवॉल्व बेहतर किस्म को तैयार करें, एक ऐसा हम जो है पौधा तैयार करें जो अधिक फ्रूट का प्रोडक्शन करता हो। उसके लिए उन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने कहा कि अब इसकी सेल्स को, उस पौधे की सेल्स को निकाला और एक एक सेल से उन्होंने कई सारे प्लांटलेट को तैयार कर दिया। हमने इसे क्या बोला, हमने इसे बोला दिया माइक्रो प्रोपेगेशन। यानी टिश्यू कल्चर से हमने जब हम टिश्यू कल्चर के माध्यम से एक सिंगल सेल को आप न्यूट्रिएंट मीडियम में रखोगे, एक सिंगल सेल को आप न्यूट्रिएंट मीडियम में रखोगे, ग्रो करोगे, पूरा प्लांट बन जाएगा, टिश्यू कल्चर बोलेंगे। टिश्यू कल्चर से हम जब कई सारे पौधों को तैयार करते हैं, इसे हम माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं, इसे हम माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं, सूक्ष्म वर्धन कहते हैं इसको। ऐसे हमने जो है वो कई सारे बेहतर क्वालिटी के प्लांट को तैयार किया और उनको लगाया हमने। चलिए, तो पहले एक काम करते हैं, हम एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री इज द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइव स्टॉक के। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइव स्टॉक, तो जब आप खेती के साथ साथ में एनिमल्स को भी आप जो है वो रखते हैं, साथ में एनिमल्स को भी आप ग्रो कराते हैं, एनिमल्स को साथ रखते हैं आपके, तो उन्हें हम लाइव स्टॉक कहते हैं। लाइव स्टॉक में सारे के सारे एनिमल जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं खेती के लिए या एक्स्ट्रा इनकम के लिए, चाहे वो आपके कैटल्स हो, चाहे मुर्गियां हो, चाहे आपके बतख हो, चाहे जो है वो टर्की हो, कोई भी हो के, इस तरह के यदि आप एनिमल आप यूज कर रहे हैं तो वो आपका लाइव स्टॉक में आता है। तो लाइव स्टॉक इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अर्निंग। यानी किसानों के पास में एक्स्ट्रा इनकम के लिए क्या होता है, वो मधुमक्खी पालन करते हैं, वो गाय पालते हैं ताकि जो है उसका दूध बेचकर जो है वो घर चला सके, वो मुर्गियां पालते हैं, अंडे बेचते हैं, मुर्गियों को बेचते हैं। तो ये तो एनिमल हस्बेंड्री में क्या शामिल है बेटा, एनिमल हस्बेंड्री में शामिल है कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइव स्टॉक के। यहां पर हम खेती के सिद्धांतों का इस्तेमाल करते हैं और एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं, एनिमल ब्रीडिंग करते हैं और जो है लाइव स्टॉक को लगातार प्रोड्यूस करते रहते हैं हमके। और इट इज ए वाइटल स्किल फॉर फार्मर्स एंड इट इज एज मच एज साइंस एज इट इज आर्ट के। तो एक प्रकार से एनिमल को क्रॉस कराना और उनको जो है वो उनका प्रॉपर देखरेख करना, उनको पर्याप्त माध्यम प्रोवाइड करना ताकि वो बेहतर प्रकार से जो है वो ग्रो कर सके, बीमारी उनको ना लगे और वो आपके आर्थिक इनकम, आपके इकोनॉमिक सपोर्ट का कारण बन सके, जो आपको इकोनॉमिक सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सके। तो ये सब चीज जो है बड़ी, आपको बता दूं मैं, गांव के किसान को जो नॉलेज होता है, आज भी इंडिया के अंदर गांव के किसान को अधिकांश नॉलेज जो है अपने से सीनियर पहले वाले किसान से मिलता है। वो कहता है कि खेत में तुम ये कर दो, गाय को तुम ये खिला दो तो दूध बढ़ जाएगा के, तो उसके पास में कोई ऑफिशियल ट्रेनिंग नहीं है। भारत सरकार ने बड़ी कोशिश की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो कई सालों पहले, जब टीवी ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करते थे, एक जमाना था जब टेलीविजन ब्लैक एंड व्हाइट होता था, सर जो है छत पर एंटीना लगा होता था, एंटीना के ऊपर कौवा आकर बैठ जाता था, तो घर में नीचे बोलते लोग कि भाई एंटीना को ठीक कराओ। तब रोज शाम को 7 बजे कृषि दर्शन आया करता था, कृषि दर्शन, ठीक है। प्रोग्राम का नाम मुझे अच्छे से ध्यान है कि सबसे बोर प्रोग्राम था, मैंने अपने जीवन में कोई प्रोग्राम सबसे बोर देखा तो वो यही देखा, ठीक है। देखा, लेकिन टीवी देखने का शौक था उस जमाने में, छोटे बच्चे थे। कृषि दर्शन जो है उसमें रोज शाम को 7 बजे वो दूरदर्शन, उस समय तमाम इतने सारे न्यूज चैनल या इतने सारे चैनल नहीं होते थे, केवल एकमात्र ऑफिशियल चैनल था, वो था दूरदर्शन। दूरदर्शन में कृषि दर्शन आता था और उसमें आपको खेती करने के तरीके, कि कीड़ा लग गया है तो क्या कर, और बिल्कुल सीजनल जो खेती हो रही है इस समय उसी की बात वो करते थे उसमें।
सरकार की तरफ से प्रयास किया गया लोगों को एजुकेट करने का। फिर रेडियो के अंदर उस समय क्या था, विविध भारती जो रेडियो था, रेडियो एक बड़ा ऑल इंडिया रेडियो एक बड़ा माध्यम था। रेडियो के माध्यम से पब्लिक को एड्रेस किया गया कि तुम्हें खेती करना है, इतना खाद डालना है, इतना पानी डालना है, ऐसे करना है, कीड़ा लगने पर यह करना है, इन दवाओं का इस परसेंटेज में छिड़काव करना है। सरकार ने हर लेवल पे पूरी कोशिश की। पोल्ट्री फार्म के बारे में एपिसोड होते थे उसमें, गॉट फार्म के बारे में कि यदि बकरा बकरी पालन करना है तो क्या करना होगा, आपको मुर्गी पालन केंद्र खोलना है, क्या करना होगा। पोल्ट्री फार्म की मैगजीन निकलती थी सरकार की तरफ से। गवर्नमेंट ने बड़ा प्रयास किया। आज भी गवर्नमेंट जो है सब्सिडी देती है, आज भी गवर्नमेंट हेल्प करती है इन सभी उद्योगों को लगाने में। तो एनिमल हस्बेंड्री डील्स विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक लाइक बफेलोज, काउ, पिग, हॉर्सेस, कैटल, शीप, कैमल, गॉट और भी एनिमल के दैट आर यूजफुल टू ह्यूमन के। तो एनिमल हस्बेंड्री में क्या होता है बेटा, बेसिकली हम जो है वो गाय बैल जितने भी एनिमल हमारे काम के होते हैं उनको हम कल्टीवेट करना, उनको हम जो है वो उनको ब्रीड करना, उनकी संख्या को बढ़ाना, उनका प्रॉपर केयर करना, ये सब शामिल होता है। इसमें पोल्ट्री फार्मिंग भी शामिल है, इसमें मछली पालन उद्योग भी शामिल है। आज गांव के अंदर लोगों ने तालाब बना के मछली पालन भी कर रहे हैं। सारा खेल अवेयरनेस का है। अभी हाल ही में एक खबर आई कि पुणे के पास में एक किसान है, उसने क्या किया, उसने जो है कोई बड़ी अच्छी वैरायटी उसने आलू की उगाया, पटेटो की एक बड़ी अच्छी वैरायटी वो कहीं से लेके आया, उसने वहां पे उगाया खेत के अंदर। और वो आलू की जो वैरायटी है उस आलू को बेच कर, खेत है उनके पास में, उसमें उन्होंने आलू को कल्टीवेट किया, बेहतर क्वालिटी का पटेटो है, और उन्होंने टाइप कर दिया लेस कंपनी से, जो लेस का चिप्स आता है उससे टाइप किया उन्होंने। फिर एक और चिप्स का मैं नाम भूल रहा, प्रिंगो के एक चिप्स आता है प्रिंगो करके, प्रिंगल्स करके चिप्स आता है, जिसमें कि जो है वो बड़े से बॉक्स के अंदर एक के बाद एक चिप्स रखे होते हैं। तो उसको बड़े अच्छे क्वालिटी के आलू की रिक्वायरमेंट होती है। दोनों कंपनियों से टाई अप किया उन्होंने, आलू को उगाया, कंपनी का व्यक्ति आया, पूरा आलू लेके चला गया के। आपको पता है उस किसान ने जो है जिस साइज के खेत से एक सामान्य किसान, जिस साइज के खेत से एक सामान्य किसान 5 से 10 लाख रुपए की फसल पैदा करता है, मान लीजिए बड़ा खेत था उसके, 5 से 10 लाख की फसल जो है बहुत बड़ा अमाउंट है गांव के किसान के लिए के उतना पैदा करता है। उसने उसी खेत के समय उसने 2.5 करोड़ रुपए के आलू बेचे। अखबार की न्यूज थी, टाइम्स ऑफ इंडिया की, 2.5 करोड़ रुपए के आलू उसने बेच दिए। समझ सकते हैं आप। किसान, हमारे दिमाग में एक इमेज बैठी हुई है कि किसान तो बड़ा गरीब होता है। किसान गरीब इसलिए है भारत का किसान क्योंकि वो परंपरागत खेती कर रहा है। जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर कर रहा है, बहुत सारे रिसोर्स नहीं है, इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए मानसून पर डिपेंडेंट है, खेतों का आकार, जोत का आकार छोटा है, छोटे साइज के खेत हैं, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर कर रहे हैं, वही फसल बार बार बोते हैं, फिर लोन लेते हैं, चाहे वो बैंक से लोन ले, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से लोन ले या साहूकार से लोन ले, लोन लेके खाद खरीदते हैं, डाल दिया, मानसून का इंतजार करते हैं कि बरसात का मौसम में पानी गिरेगा तो सिंचाई हो जाएगी। पानी नहीं गिरा। पानी कब गिरा? जब फसल पक गई तब पानी गिरा, किसान बर्बाद। जमीन बेचने की नौबत आती है। सच्चाई बता रहा हूं मैं के गांव के अंदर जिस किसान को सबसे समृद्ध होना चाहिए वो किसान सबसे अधिक कॉन्फिडेंस लूज उसका। जिस किसान की हमको पूजा करना चाहिए, जिस किसान को हमें जो है वो कहना चाहिए कि तुम अन्नदाता हो, उस किसान को हम हे दृष्टि से देखने लगे। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। जय किसान क्यों बोला? क्योंकि वो आपके पेट को भरता है। जय जवान क्यों बोला? आपकी सीमाओं की रक्षा करता है। ये दो लोग ऐसे, कभी जिंदगी में तुम कुछ ही बन जाना, लाइफ में आप कुछ भी बन जाना, जब भी किसान दिखाई पड़े, जवान दिखाई पड़े, अपनी सीट से खड़े हो जाना। याद रखना इस बात को, ठीक है? ये सम्मान के योग है। किसका सम्मान करेंगे? अन्नदाता का सम्मान करेंगे। जब कभी बड़े अफसर बन जाओ, बड़े डॉक्टर बन जाओ और आपको दिखाई पड़े कि लाइन में किसान है, उसको आगे बुलाइए, पहले किसान का काम कीजिए। आप देखिए, इतना सा करेंगे ना, किसान का कॉन्फिडेंस 10 गुना बढ़ जाएगा, बेहतर पैदा। क्योंकि वो नहीं करेगा ना तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप खा नहीं पाएंगे आप। क्योंकि आप सोना चांदी नोट नहीं खा सकते, आप खा सकते हैं फसल को, और वो किसान ही उगा सकता है। तो
ये सब एनिमल हस्बेंड्री में शामिल था। तो मैंने आपको, तो देखो अब ये जो तस्वीर है, ये फोटोग्राफ है, ये फोटोग्राफ मैंने खुद ने लिया है। और ये फोटोग्राफ मैंने कहां लिया? ये मैंने लिया है बॉम्बे के पास में मड आइलैंड है, वहां पे लिया के। बॉम्बे में मड आइलैंड में जो है वो कि मैं एक बड़ा अच्छा सा रिजॉर्ट है। तो मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने बोला कि वो एक अच्छा रिजॉर्ट है, उनके जानने वाले का है। तो उन्होंने बोला डॉक्टर साहब कभी उस रिजॉर्ट में घूम के आइए 2 दिन के लिए। बड़ा 5 स्टार एकदम बेहतरीन रिजॉर्ट बनाया है मड आइलैंड में। मड आइलैंड का बड़ा नाम सुना था। वहां पास में जो है, मुझे लगता है अक्सा बीच या कोई बीच वहां पास में, एक जमाने में एक गाना आया था, आज तुझे अक्सा बीच घुमा लाऊं। तो मैंने अपनी वाइफ को पूछा कि आज तुझे अक्सा बीच घुमा लाऊं, चलते चलो घूम के आते हैं, ठीक है, मड आइलैंड। बड़े खुशी खुशी यहां से जो है वो मड आइलैंड के उस रिजॉर्ट के अंदर एंटर किए। जब पहुंचे तो एक बड़ी अजीब सी बदबू आ रही थी सब तरफ। तो मैंने उससे पूछा कि भाई कहीं दवा डाली, क्या है कि बड़ी स्मेल आ रहा है? उन्होंने कहा सर स्मेल यहाँ पर हमारे रिजॉर्ट के पीछे जो है वो एक बड़ा सा जो है वो समुद्र, जो है वो समुद्र के किनारे जो है वो सी कोस्ट पर मछलियों का काम होता है, वहां पे फिशरीज का काम चल रहा होता है। और गवर्नमेंट ने उस काम को वहां पे जगह को एलोकेट कर रखा है, तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, ये बदबू तो आती रहेगी। रूम के अंदर हमने जरूर अरेंजमेंट कर दिया कि रूम के अंदर जो एयर आएगा उसमें हमने एयर प्यूरीफायर लगा दिया कि आपको रूम के अंदर बदबू नहीं आएगी, लेकिन आप रिजॉर्ट से बाहर निकलोगे आपको बदबू आएगा, कॉमन कॉरिडोर में बदबू आपको आएगा। वो बदबू इतना इतना इंटेंस था वो गंध कि हमने रिजॉर्ट में कुछ घंटे गुजारे होंगे, छोड़ दिया हमने उसको। वापस हम दूसरे रिजॉर्ट में दूर कहीं शिफ्ट हो गए वहां से। फिर जब वहां पीछे मैंने कहा चलो देख के आते हैं, पीछे देखने गए तो हमें ये सीन दिखाई पड़ा कि यहाँ पे ऐसे लकड़ी के बड़े बड़े जो है वो पोल्स लगे हुए हैं, उनके ऊपर आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े जो है वो इस प्रकार से जो है उन्होंने ऐसे लकड़ी को लगा के उन्होंने इस प्रकार का स्टैंड बना रखा है। और इसमें आप देखिए, आपको दिखाई पड़ रहा है मछलियां हैं, सूख रही हैं धूप में, ये पिन की हुई मछलियां हैं, सब फिश को पकड़ा है, सुखा रहे हैं। देखिए आप दूसरा तस्वीर क्लोज, ये फोटोग्राफ मैंने खुद ने लिए और इसको ये सुखाकर मछली को ये, और जब ये सूख जाएगा ना तो इसके बाद रात को समय क्या करते हैं ये लोग, जो है धुआं देते हैं, इसको स्मोक करते हैं, इसको धुआं देते हैं ताकि सड़ ना जाए, और इसको फिर जो है पैक करके वो बेचते हैं। ये मैंने आंख से खुद देखा है। तो ये जो हमें आसपास जो भी फूड दिखाई पड़ता है ना, जो हम खाते हैं पीते हैं देखते हैं सुपरमार्केट में के, इसको बनाने के लिए बड़ी मेहनत होती है। एक दिन मेरे बेटे ने जो है वो मैं किसी जगह पे हम गए थे बॉम्बे में, हम एक मॉल है यहाँ पे पैलेडियम के, तो उस पैलेडियम मॉल में हम गए थे। तो मैं वहाँ पे एक बड़ा अच्छा सा जो है वो पिज़्ज़ा स्पॉट है, दैट इज द जेमिस पिज़्ज़ेरिया के, वन ऑफ द वेरी फेमस पिज़्ज़ा स्पॉट इन इंटायर वर्ल्ड, दैट इज जेमिस पिज़्ज़ेरिया के। तो जेमिस पिज़्ज़ेरिया में मेरे बेटे ने वो ऑर्डर किया पिज़्ज़ा है। दूसरे बेटे ने बोला कि ये वाला पिज़्ज़ा मैं नहीं खाता हूँ, मैं मार्जिटा नहीं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, भगवान जाने क्या नाम था यार, उसने बताया कुछ नाम कि वो वाला पिज़्ज़ा खाता हूँ। दोनों पिज़्ज़ा जो है वो वर्डूरे पिज़्ज़ा के, दोनों पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिए, ठीक है। छोटे साइज का पिज़्ज़ा बोला तो भी छोटा लड़ा, लेकिन तब भी वो साइज थोड़ा सा नॉर्मल से बड़ा था। मेरे छोटे बेटे ने बोला कि मुझे तिरामिशु खाना है। तिरामिशु एक तरह का जो है ऐसा मिठाई होता है जिसको आप सामान्य व्यक्ति नहीं खा सकता है, बहुत गंदा कॉफी डाला और कड़वा सा, हो सकता है मैंने गलत खाया हो, ठीक है, यही पॉसिबल है, या मैं बहुत बायस्ड हूं। तो वो उसने उसको ऑर्डर किया, उसे बड़ा अच्छा लगा। बच्चों का टेस्ट डिफरेंट ही होता है, हो सकता है आपका टेस्ट मुझसे डिफरेंट हो, ठीक है। मैं तो वही साधारण व्यक्ति हूं, आप मुझे अपने घर में सिलेक्ट होने के बाद इनवाइट करेंगे, दाल रोटी खिला देंगे अपने, उसी में मेरा पेट भर जाएगा और वही मेरे लिए सबसे अच्छा भोज होगा। वो कभी आऊंगा तो आपसे जरूर मिलूंगा, अच्छी रैंक पर सिलेक्ट हुई है, आपके शहर में आऊंगा, आपके घर पहुंचूंगा, मन करे चाय पिला देना, मन करे बिस्कुट खिला देना, मन करे तो खाना खिला देना, ठीक है। तो एक बात बताऊं, फिर अब वहां पर जो है उसने ऑर्डर किया, तो उसने जब तिरामिशु खाया उसका भूख खत्म हो गया, पिज्जा आ गया, एक पीस खाया और 3 पीस छोड़ दिए। मैंने कहा ये छोड़ा क्यों तुमने? बोला अच्छा नहीं लगा, मैं नहीं खाऊंगा, मेरा मन नहीं है अभी खाने का। फिर मैंने उसको समझाया, मैंने उसको बेचे हुए पिज़्ज़ा को मैंने पैक कराया, मैंने कहा भाई किसी को दे देंगे रास्ते में। मैं समझाया उसको, बेटा तुम जो पिज़्ज़ा खाते हो ना, ये पिज़्ज़ा इस दुकानदार ने अकेले ने नहीं बनाया, ये कि ये जहाँ पे हम रेस्टोरेंट बैठे हैं वो बना के लेके आ गया, रेस्टोरेंट का मैं जो भी काम करा, कुक जो है, शेफ जो है, उसने बनाया ला दिया। एक्चुअली मैं बताया उसको कि देखो इसके इंग्रेडिएंट क्या क्या थे। मैंने कहा इसमें पिज़्ज़ा बेस्ट था, उसमें गेहूं का बना होता है, उठ के बताया चीज़ था, चीज़ कहाँ बनता है। मैं उसको पूरा आधा घंटा में अपने छोटे बेटे को, 6 साल का है, मैं उसको समझाता रहा कि जिस चीज़ को तुमने छोड़ा है ना बेटा, उसको बनाने के लिए कई लोग इन्वॉल्व थे उसमें,
पहली बार जमीन खेत के अंदर एक गेहूं का दाना डाला गया के उससे एक गेहूं का पौधा होगा, कई सारे दाने लगे, उन दानों को पीसा गया, आटा बना, इतने सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और उसके बाद यहां आया, परचेस किया, दुकान से यहां आया होगा, चीज के लिए दूध को निकाला होगा, कैटल को पाला गया होगा और तुम उसको छोड़ के बोलते हो बेकार है। मैं उसको समझाया बेटा जिंदगी में कभी ऐसा हो कि तुम्हें पैसा छोड़ना है, छोड़ देना उसको, लेकिन एक तरफ तुमको खाना छोड़ना है तो उसको बर्बाद मत करना। पैसा हम सबकी, हमारी आपकी बनाई व्यवस्था है, भोजन प्रकृति की व्यवस्था है, याद रखना। भोजन प्रकृति की व्यवस्था है, ऊर्जा का स्रोत है, फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी है। बनाने की प्रोसेस इतनी आसान नहीं है। हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा हुआ है, कैसे बनता है भोजन वो, इसलिए भोजन बर्बाद करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या लिखा। अब फिशरीज इंक्लूड रेयरिंग, कैचिंग, सेलिंग ऑफ फिश, मोलास्का, शेल्स फिश एंड क्रस्टेशियन के। अब फिशरीज में केवल मछलियां शामिल नहीं होती, याद रखना कि फिशरीज के अंदर जो है आप मछलियों को पकड़ते हैं, सुखोते हैं, उनको आप जो है वो बेचते हैं, उनको आप छीलते हैं, सब सारा मतलब जितना भी फिश को बेचते मार्केट तक ले जाने का प्रोसेस सब फिशरीज के अंदर आता है। उसमें केवल मछलियां नहीं होती हैं, उसमें मोलास्का होते हैं, उसमें जो है वो क्रस्टेशिया होते हैं, प्रॉन्स होते हैं, क्रैब होते हैं, झींगा हुआ, केकड़ा हुआ, मछली हुई, मोलास्कन एनिमल हुए जो है वो सब इसके अंदर शामिल होते हैं। Since time immemorial, animals like bees, silkworm, prawns, crab, fishes, bird, pig, cattle, sheep and camel have been used by humans for products like milk, egg, meat, wool, silk, honey। के हमें नहीं मालूम है एग्जैक्टली हमें नहीं मालूम है कि कब से हम इनका इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन एक बात सच है कि हम लंबे समय से हम जो है वो इन एनिमल्स पर डिपेंडेंट है। कि दूध, आज भी जब खुदाई होती है कई एविडेंस मिलते हैं, अनाज के दाने मिलते हैं, मीट का जो है वो हमको बढ़ता ऐसा मिलता है हमें कि कहीं मीट पकता होगा, इस बात के एविडेंस भी मिलते हैं हमको के। तो हम इतना जानते हैं कि पहले के जमाने में, हमें इतना मालूम है पहले के जमाने में जो है यदि राजा खुश हुआ, किंग खुश हुआ तो 25 गाय दान में कर दी। गोदान, गाय को दान करने का सिस्टम क्यों था? क्योंकि गाय जो है वो गाय नहीं थी, गाय बेसिकली क्या थी, वो एक इकोनॉमी का हिस्सा थी। गाय का जो दूध था उसको बेचकर व्यक्ति पैसे कमा लेता था। पहले ब्राह्मणों को जो है वो यज्ञ करने के बाद गोदान करते थे, गाय का दान दिया जाता था उनको। क्यों? ताकि वो अपनी जीविका चला सके अच्छे से। आज जरूर है कि हम जो है वो जो है एनिमल्स के नाम पर भी बट रहे हैं, ये तो ये एकदम गलत चीज है। लेकिन मैं इतना बोलूंगा आपको कि आप इसको बिल्कुल वैज्ञानिक नजरिए से देखिए। ये जो जितने एनिमल हैं आप देखेंगे, जितने एनिमल हैं, आप चाहे हनी बी की बात करें, आप सिल्क वर्म की बात करें, रेशम के कीड़े की बात करें, आप प्रॉन्स की, क्रैब की, मछलियों की, पक्षियों की, ठीक है, पिग्स की, चौपायों की, भेड़ों की, आप ऊंट की, सब एनिमल पर मनुष्य डिपेंडेंट रहा है और मनुष्य ने इनको अपने साथ ले लिया। देखो टाइगर नहीं लिया साथ में, उसे मालूम था टाइगर साथ लेना गड़बड़ आदमी है, मतलब गड़बड़ एनिमल है, गड़बड़ आदमी नहीं, गड़बड़ एनिमल है। मतलब टाइगर जो है ऐसा एनिमल है जो उस पर भरोसा नहीं कर सकते आप। कुत्ता पाला उसने, सुरक्षा के लिए, चौकीदारी के लिए डॉग को पाला उसने, उसे भरोसा है कि कुत्ता जो है वो, उसका अनुभव है इंसान का कि डॉग अच्छा दोस्त है, रख सकते हैं। घोड़ा पाला उसने, भालू नहीं पाला उसने कि भालू की पीठ पे बैठ के निकल लिए कि चलो भाई भालू, नहीं, खा जाएगा। Hi, sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. टाइगर की पीठ पर घोड़ा पर, टाइगर नहीं, टाइगर के ऊपर बैठे, घोड़े के ऊपर, शेर के ऊपर बैठे, चल भाई रथ में लगा दिया, टाइगर को लगा दिया, रथ के अंदर बांध दिया टाइगर। इमेजिन कीजिए जैसे रथ होता है पहले, बैलगाड़ी में टाइगर लगा दिया, अरे खा जाएगा वो, उसकी प्रकृति वैसी नहीं है। अनुभव से सीखा, ऊंट का इस्तेमाल किया, मगरमच्छ के ऊपर बैठ के नहीं गए, सांप को नहीं पाला घर में, पाला किसको? मुर्गियों को पाला। पाला किसको? पिग को पाला।
ऐसे एनिमल जो फूड के काम के थे, जो आपके लेबर के काम के थे, उनको पाला गया। अब मजे की बात यह है कि दुनिया में सबसे अधिक पॉपुलेशन कहां है? इंडिया और चाइना के अंदर है। यानी सोचिए आप कि, और सबसे बड़ी बात है कि, और इंसानों की पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं अभी मैं के, और इंसानों की पॉपुलेशन सबसे अधिक इंडिया और चाइना के अंदर है, और इंसानों की आवश्यकताएं भी यहां पर ज्यादा है। तो इंसानों ने अपनी आवश्यकताओं के लिए उन्होंने कई सारे एनिमल्स को पाला के, जैसे हमने कहा कि इट इज एस्टिमेटेड दैट मोर देन 70% ऑफ द वर्ल्ड्स लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इज इन इंडिया एंड चाइना के। सोचिए, यानी कुल जितने भी पालतू एनिमल हैं उसका 70% इंडिया और चाइना में है के। आप सोचिए, मतलब दुनिया भर में जितने एनिमल पाले गए हैं एनिमल हस्बेंड्री के तहत, दुनिया भर में जितने भी एनिमल फूड प्रोडक्शन के लिए काम के होते हैं, भोजन का स्रोत है, उन एनिमल का 70% अकेले इंडिया और चाइना में। आपके दिमाग में एक बात जरूर उठ रही होगी कि मतलब इसका मतलब यह है कि इंडिया और चाइना को मिला दो तो सबसे अधिक एनिमल प्रोडक्शन जो है, सबसे अधिक फूड का प्रोडक्शन थ्रू एनिमल इंडिया और चाइना में होता होगा, पर आप गलत हैं। ठीक है, यू आर रॉन्ग। क्योंकि सोचिए, वी आर हैविंग, इंडिया और चाइना को मिलाकर हम बात करें, इंडिया प्लस चाइना मतलब 70% लाइव स्टॉक के, 70% एनिमल यहां पर है और प्रोडक्शन केवल है 25%। ठीक है, यानी ग्लोबल फूड प्रोडक्शन में यदि बात करें तो आपके 70% एनिमल, यानी इंडिया के और चाइना के मिलाकर 70% एनिमल जो है वो केवल 25% फूड प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, जबकि बाकी दुनिया के जो 30% एनिमल हैं वो 75% कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। ऐसा डिफरेंस क्यों है? वाई दिस डिफरेंस? सोचने वाली बात है। मतलब सोचिए कि आप बड़ी संख्या में एनिमल पाल रहे हैं, खर्चा भी कर रहे हैं उनको पालने में, आप ध्यान भी रख रहे हैं उसका, आप प्रोडक्शन इतना सा है। 70% एनिमल हस्बेंड्री में जितना भी लाइव स्टॉक है उसका 70% इंडिया और चाइना के पास है और प्रोडक्शन 25% है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के पास में 30% लाइव स्टॉक है, प्रोडक्शन कितना है? 75% है। कुछ तो लोचा है, कुछ तो प्रॉब्लम है टेक्नोलॉजी की, प्रॉब्लम है अवेयरनेस की, प्रॉब्लम है मैनेजमेंट की। आप ठीक से मैनेजमेंट नहीं करेंगे, प्रॉपर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, प्रॉपर मशीनरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होगी, प्रॉपर साइंटिफिक नॉलेज नहीं होगा, तो आप कितना ही एनिमल पाल लो प्रोडक्शन कम ही रहेगा। इसका मतलब यह हुआ, hence in addition, देखिए ना, however it is surprising to note that the contribution of world farm produce is only 25% के। आप सोचिए, मतलब पर यूनिट इन प्रोडक्टिविटी काफी कम है इंडिया एंड चाइना में के। Hence, in addition to conventional practices of animal breeding and care, newer technologies are also have been applied to achieve improvement in quality and productivity। अब कुल मिलाकर बात यह कि सारा मुद्दा यहां आ गया है कि 70% लाइव स्टॉक होने के बावजूद इतना पीछे क्यों है, तो उन कमियों को हमें दूर करना पड़ेगा। ठीक, सबसे पहले बात आती है मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स एंड फार्म एनिमल के, कि आप अपने खेत को कैसे मैनेज करते हैं। मुझे अच्छे से ध्यान है कि एक बार मुझे मौका मिला ऑस्ट्रेलिया जाने का। ऑस्ट्रेलिया में जो है किसी ने बताया कि वहां पे जो है कि भाई यहाँ पे जो है वो जहाँ पे गए, जिस जगह कॉन्फ्रेंस था मेलबॉर्न, वहां से कहीं आगे निकले, सिडनी में गए, फिर वहां किसी ने बताया कि भाई यहाँ पे खेत है, ऑस्ट्रेलिया के खेतों को देख, यदि आपने ऑस्ट्रेलिया में आके आपने वहां के किसान से नहीं मिले आप, तो सबसे रिच व्यक्ति से आप नहीं मिल रहे। सोचिए, सबसे रिच व्यक्ति यदि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई है तो वो किसान है, वहां का फार्मर है। आप बोलोगे सर हमारे देश की तो कहानी उल्टी है, सबसे गरीब है वो किसान है, मजदूर है। न्यूयॉर्क के अंदर जो सबसे महंगे जो वर्कर हैं, मतलब न्यूयॉर्क में यदि कुछ काम करा रहे हैं आप तो आपको लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा है, वर्कर का स्टेटस है के। मुझे अच्छे से ध्यान है, मैं आपको वापस लौटता हूं ऑस्ट्रेलिया पे। पहले एक एग्जांपल आपको और देता हूं मैं कि मैं अंकारा में था, टर्की जो है वो तुर्की है, इज ए स्मॉल कंट्री जो यूरोप और एशिया का दोनों का हिस्सा है। तो अंकारा जो है, अंकारा दोनों के बीच में आता है, तो अंकारा उसका कैपिटल है। अंकारा में मैं जिस मेस में रुका हुआ था वहां पर एक मॉर्निंग ब्रेकफास्ट था, फिर लंच था, फिर डिनर था। ठीक है, तो लंच और डिनर के लिए वहां पे वेटर की ड्यूटी चेंज होती थी।
तो एक लड़की थी जो वहां पर जो है वेटर थी, और वो बड़ा अच्छे से जो है वो सबको फूड को सर्व करना, ठीक है, फूड के लिए इनवाइट करना, वो उसका काम था। वो वहां पर वेटर थी। जब एक दिन डिनर करने के बाद थोड़ा हम जो है अपने जो हमारा मेस था, उस मेस मतलब एक हॉस्टल था, उससे बाहर निकले तो देखा हमने कि वो लड़की अपना शाम को 8 बजे वहां पर, रात 7:30 वहां पर मेस बंद होने का टाइम था, मेस बंद हो गया 7:30, वो लड़की अपने बाहर अपने उसने अपना जो वेटर का ड्रेस था वो चेंज किया, उसने नॉर्मल अपना जो ड्रेस था वो पहना उसने। उसके बाद वो बाहर निकली और एक अच्छी सी लंबी सी गाड़ी थी, वो गाड़ी थी, मुझे अच्छे से ध्यान है कि वो गाड़ी थी फोर्ड की कोई गाड़ी थी, अच्छी लंबी सी गाड़ी थी फोर्ड की। अपनी गाड़ी को उसने स्टार्ट किया, एक कोट पर डाला उसने और वो फर्र से निकल गया। उतनी लंबी गाड़ी, उस लेवल की गाड़ी हमारे पास इंडिया में नहीं थी, उस वेटर के पास थी, लड़की के पास। वहां पे जो वॉचमैन था, जो गेट खोलने का काम, जो वहां पे मैस में बाहर गेट था, तो वो भी, उसके पास भी बढ़िया सी कार थी। अब प्रश्न ये उठता है कि बात कार की नहीं है, बात है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की बात है, कि वहां पर वेटर का काम करने वाला आदमी भी छोटा नहीं है, वहां पे गेट कीपर भी छोटा नहीं है। हर व्यक्ति को बेहतर रोजगार मिलता है, बेहतर जो है पेमेंट पे आउट मिलता है, क्योंकि वहां पे पूरी देश की इकोनॉमी ऊपर साइड है। ये पहले की बात, जब वहां सब डिस्टर्बेंस है तब की बात बता रहा हूं, अभी का मुझे नहीं मालूम। फिर लौट के आते हैं हम ऑस्ट्रेलिया सिडनी के किसान में, तो हमको किसी ने कहा कि चलो ठीक है भाई, इनके एक किसान से मिलवाते हैं आपको यहाँ पे। वो हमारे परिचित जो थे वो डॉक्टर, सिडनी में डॉक्टर थे, उन्होंने कहा चलो हमको हमारे एक मित्र उनसे मिलवाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एयर एम्बुलेंस होता है, क्योंकि दूर दूर लोग बसे होते हैं, कई किसान खेतों में ही उन्होंने अपने आलीशान बंगले बनाए हुए हैं। तो उन किसान जिनके पास गए तो उन्होंने बताया कि इनके जो खेत है, उस खेत के ऐसे 4 हिस्से हैं, ठीक है। एक हिस्से में ये क्रॉप पैदा करते हैं बेचने के लिए, एक हिस्से में क्रॉप पैदा करते हैं अपने एनिमल्स को खिलाने के लिए, मक्का पैदा करते हैं क्रॉप पैदा करके, एक हिस्से में एनिमल को पालते हैं, और एक हिस्सा है इसका इंडस्ट्रियल हिस्सा है, जहां पर ये क्रॉप जो बेचते हैं, क्रॉप की प्रोसेसिंग करते हैं और उसको पैक करके दुनिया भर में सप्लाई करते हैं। एनिमल जो उन्होंने पाले हैं उनको स्लॉटर करते हैं, उन एनिमल्स के अंडों को पैक करते हैं, एनिमल के मीट को पैक करते हैं, उसे बाहर बेचते हैं। और तो उन्होंने एक बड़े खेत के 4 बड़े हिस्से कर रखे थे। नॉर्मल क्रॉप, ऐसी क्रॉप जिसमें कि वो जिससे एनिमल को खिलाते हैं, वो एनिमल को ग्रो कर रहे हैं और वहां पर प्रोसेस कर रहे हैं एक जगह पे। पूछा उन किसान से, मिले बढ़िया हेलमेट लगा के एकदम लंबे टॉल से, उनसे पूछा कि भाई आप, बताया उन्होंने कि हमारा खेत है, हम इससे काम करते हैं। इसमें उनके 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे जो है वो पढ़ते हैं किसी दूसरे शहर में, बाहर जाके पढ़ते हैं। तो वीकेंड में वो क्या करते हैं, वो वीकेंड में यहां से आते हैं तो उनके पास अपना हेलीकॉप्टर है, यहां से खेत से हेलीकॉप्टर को उड़ाते हैं और वो सिडनी या जहां भी थे सिटी में थे वहां वो पहुंचते थे, वहां हेलीकॉप्टर को पार्क करते थे और अपना मर्सिडीज उठाया उन्होंने, वहां से जो भी गाड़ी था उनको उठाया और अपने कॉलेज चले जाते थे। फिर वीकेंड हुआ, फ्राइडे के बाद, फ्राइडे को जैसे छुट्टी हुआ, फिर अपना हेलीकॉप्टर उठाया, मम्मी पापा के पास आ गए, यहाँ पे भाई बहन दोनों, हेलीकॉप्टर के वो किसान के पास में, और ऐसे कई किसान वहां पर। तो बात क्या है, बात है कि ऐसा नहीं है कि हमारे यहां भी बड़े किसान है, लेकिन हेलीकॉप्टर तो सरकार के बस की बात है सिर्फ, या बहुत बड़े बिजनेसमैन के बस की बात है। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं तो जो गड़बड़ तो कहीं ना कहीं है। टेक्नोलॉजी, नॉलेज, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इन दी एग्रीकल्चर, वो उसकी बहुत भारी कमी है। हमारे यहां खेती करने वाला आदमी सोचता है कि सब भगवान के भरोसे है, वहां खेती करने वाला आदमी सोचता है कि ये खेती नहीं है, ये इंडस्ट्री है, फूड प्रोवाइडिंग, मैं फूड प्रोवाइडर हूं। वो अपने आप को गर्व से देखता है कि आई एम द फूड प्रोवाइडर टू द एंटायर वर्ल्ड, आई प्रोसेस माय फूड हियर एंड आई सप्लाई द फूड टू दिस कंट्री, दिस कंट्री, दिस कंट्री। यू हैव टू टेस्ट दिस ब्रेड प्रिपेयर्ड इन माय फॉर्म। अरे भैया ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हम तो अपना किसान याद आ गया हमको, तो हैरान परेशान, बैंक की लाइन में लगे हुए, सरकार कोई बोल दे किसान का कर्जा माफ, तो बेचारा किसान बोर्ड बन के जाता है, ठीक है भैया माफ कर दो। मतलब मजबूरी का आलम देखिए आप। दुख होता है कई बार कि इतना सब कुछ होने के बावजूद हमारे देश में चीजें पीछे। बदलेगा, जरूर बदलेगा, मैं कह रहा हूं बदलेगा, अच्छा होगा, समय लगेगा पर अच्छा होगा। यह होगा केवल जन चेतना से, अवेयरनेस से। ए प्रोफेशनल अप्रोच टू व्हाट हैव बीन ट्रेडिशनली प्रैक्टिस टू फॉर्म मैनेजमेंट गिव्स द मच नीडेड बूस्ट इन अवर फूड प्रोडक्शन के। अब सिंपल से, आप जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस करते हैं
उसको यदि आप अपने खेती किसानी को यदि व्यक्ति जो है वो एक ऑफिस के समान देखे कि मुझे इतने बजे खेत में पहुंचकर ये काम करना है, ऐसा काम करना है, इसको ऐसे मैनेज करना है, ये मैनेजमेंट करना है, ये सीड, ये फाइनेंशियल सिस्टम, तो उसका अपने आप उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव कर जाएगा। प्रोफेशनल, अब जैसे किसान है वो डिपेंडेंट हो गया केवल केवल किस पे, गेहूं की फसल पर, उसको एनिमल भी पालना चाहिए, मधुमक्खी पालन भी करना चाहिए, उसको जो जो रिसोर्सेज मिल सकते हैं साथ में उस खेत में जैसा जैसा वो रिसोर्स लगा सकता है, कुछ जड़ी बूटी वाले पौधे जिनको बेचकर एक्स्ट्रा इनकम हो सके, कुछ कैश क्रॉप लगाना चाहिए उसको, कुछ सब्जियां उगाना चाहिए उसको, तो वो सब चीजें यदि किसान करेगा ना तो उसके पास एक्स्ट्रा इनकम होगी, आर्थिक समृद्धि होगी, तो और बेहतर खेती कर पाएगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं क्या मैनेजमेंट प्रोसीजर होना चाहिए। यहां पे देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम डेयरी फार्म मैनेजमेंट की, क्योंकि देखिए डेयरी जो है वो हमारे इंडिया का सबसे प्रमुख उद्योग में से एक है, फिशरीज और डेयरी। डेयरिंग इज द मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। भाई डेयरी उद्योग का मतलब क्या है कि हम जो है वो एनिमल से मिल्क को निकाल रहे हैं, मिल्क को हम जो है वो प्रोसेस कर रहे हैं, इसको बेच रहे हैं। देखिए कई बार क्या होता है, दो तरीके से होता है, हमारे गांव के अंदर आज भी दूध को सीधा बेच दिया जाता है, और जो दूध बच गया है उसको घी में कन्वर्ट कर लेते हो, मठा बटर मिल्क बना लिया, घी बना लिया, उसका घी को बेच देते हैं। कई लोग आते हैं गांव से, बोलते हैं भाई गांव का शुद्ध घी है, गाय का घी आप खरीदेंगे क्या, पूछते हैं। बॉम्बे में तो खैर ऐसा नहीं, लेकिन जब मैं भोपाल में था तो कई सारे मेरे रिलेटिव थे जो गांव में रहते हैं, तो वो बढ़िया सा अच्छा सा घी लेकर आते थे, वो डॉक्टर साहब के यहाँ घी पहुंचा दो, अच्छा था, वो बड़ा प्रिविलेज वाली बात थी। In dairy farm management, we deal with processes and systems that increase the yield and improve the quality of milk। ठीक है भाई, डेयरी फार्म मैनेजमेंट में क्या करना पड़ेगा आपको उन प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उन सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे कि आपका उत्पादन बढ़ सके, दूध की गुणवत्ता बेहतर हो सके, आपका जो मिल्क है वो बेस्ट क्वालिटी मिल्क हो, जिसको लोग जो है वो खुशी खुशी खरीदते हैं। आज हमारे इंडिया में दूध में इतनी मिलावट है कि छोटे बच्चे जिनको हम बोलते हैं ना कि बेटा दूध पी ले, हेल्दी हो जाएगा, पहलवान बन जाएगा, बोन स्ट्रांग हो जाएंगी, कैल्शियम मिलेगा, वो जहर पी रहा होता है एक्चुअली, और हम उसको फोर्सफुली जहर पिला रहे होते हैं। कई जगह पर ऐसा है, और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, आप कोई भी गूगल करके देख लीजिए कि इंडिया में मिल्क का एडल्ट्रेशन दुनिया में सबसे अधिक है, क्योंकि प्रोडक्शन उतना नहीं है जितनी डिमांड है। जब प्रोडक्शन कम है, डिमांड अधिक है, तो डिमांड को मीट आउट करने के लिए नकली चीजें मार्केट में आएंगी। जब प्रोडक्शन और डिमांड बराबर होगा ना तो नकली चीज बिकेगी नहीं। भारत में अंडा नकली बिक रहा है, सोचिए अंडा नकली बिक रहा है, प्लास्टिक का अंडा बना के, भगवान जाने कैसे बना के उसको बेच रहे हैं। चावल नकली बिक रहा है, चाइनीज चावल भी आ गया प्लास्टिक का, ये भी न्यूज आती रहती है। क्यों? डिमांड और सप्लाई का फर्क है। सप्लाई बढ़ा दीजिए, आप डिमांड को बैलेंस कर लीजिए, ये नकली वाला काम अपने आप ही बंद हो जाएगा। जब तक ग्राहक रहेंगे तब तक जो है उनको, और चीज कम रहेगी, ग्राहक ज्यादा रहेंगे, तो ठगने के लिए बाहर से चोर लोग आ जाएंगे। लेकिन जब ऑथेंटिक प्रोडक्शन बराबर होगा तो फिर बाहर वालों को स्कोप ही नहीं मिलेगा। ठीक है, मिल्क यील्ड इज प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ ब्रीड इन द फार्म। के दूध का जो भी प्रोडक्शन कितना होता है, दूध की क्वालिटी क्या होती है, ये डिपेंड करता है कि कौन सी ब्रीड से दूध को निकाला गया। के आप और हम सब समझते हैं कि गाय का दूध अलग तरह का होता है, भैंस का दूध अलग तरह का होता है, और बकरी का दूध अलग तरह होता है। यानी गॉट मिल्क अलग होता है, बफेलो मिल्क अलग होता है, काऊ मिल्क अलग होता है, हम जानते हैं सब चीज। ठीक है, फिर जो काऊ मिल्क है उसकी भी अलग अलग काऊ की वेराइटी, उनके मिल्क में भी आपको अंतर देखने मिलेगा। सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड having high yielding potential under the climatic condition of the area combined with resistance to disease is very important। के आपको क्या चुनना होगा? आपको ऐसी ब्रीड चुनना होगी जो आपका जो भी लोकल क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग वो ब्रीड अच्छे से ग्रो करती हो, कोई एक्स्ट्रा केयर की रिक्वायरमेंट ना होती हो, क्लाइमेटिक कंडीशन उसको सूट करती हो, साथ में उसको बीमारियां कम लगती हो। ठीक है, और उसका दूध का उत्पादन तभी उसका बढ़ पाएगा। ठीक है, अब देखिए छोटा सा देश है नीदरलैंड। हॉलैंड या नीदरलैंड बड़ी छोटी सी कंट्री है यूरोप के अंदर। पूरी दुनिया में सबसे फेमस मिल्क कहीं का है, सबसे फेमस दूध कहीं का है तो हॉलैंड का मिल्क है। मैं कह रहा हूं आपसे, जब मैं अमेरिका के अंदर था तो यूएसए में मैं कई दिन रहा हूं, तो यूएसए में हम लोग क्या करते थे कि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए क्या होता कि वहां पे रोज रोज खरीद के बाहर खाना जो है वो एक तो महंगा भी था, और दूसरा ये था कि बाहर रोज
जाके खाने का मन भी नहीं करता था। तो हमारे जो होटल था, उस होटल में क्या था, वो वहां पे दो तरह के होटल होते हैं, एक नॉर्मल होटल होता है, एक होता है एक्सटेंडेड स्टे होटल्स होते हैं, एक्सटेंडेड होम स्टे बोलते हैं उनको। उसमें क्या होता है कि ऐसे कई कमरे बने होते हैं, आपका साफ सफाई करने वाला व्यक्ति एक बार आएगा, लेकिन आपको अपना खाना बनाना खुद बनाना पड़ेगा। तो वहां पे छोटा सा एक किचन में लगा होता था, जिसमें कि आप अपना खाना बनाने का मतलब था कि बाहर से फूड लाइए, उसको गर्म कर लीजिए, प्रोसेस कर लीजिए, खा लीजिए उसको, ठीक। तो हम क्या करते थे, मैं क्या करता था कि मैं अमेरिका में मेरे उस होम स्टे के पास में ही जो है वो, ये बात कर रहा हूं मैं डरहम की, डरहम एक सिटी, उसकी एक वॉलमार्ट का वहां पे एक जो है स्टोर खुला हुआ था। तो वॉलमार्ट के स्टोर में जाके मैं बढ़िया सा मिल्क, और जनरली वहां पे नीदरलैंड का मिल्क और अमेरिकन दोनों वैरायटी के मिल्क मिलते थे। तो मैंने अमेरिकन मिल्क भी ट्राई किया, नीदरलैंड का मिल्क भी मैंने लिया, वहां पे दूध को लेके आ गए, ठीक है। फिर वहां पे कॉर्नफ्लेक्स का डब्बा मिल रहा था, कॉर्नफ्लेक्स लेके आए, कॉर्नफ्लेक्स को डाला, उसमें थोड़ा मिल्क डाला, ठंडा मिल्क, चिल्ड मिल्क बगैर उबाले, और खाया उसको, बड़ा अच्छा था। कि मैं सच कह रहा हूं आपसे, उतना अच्छा दूध मैंने पूरी लाइफ में कभी जो है वो नहीं पिया था। जो मिल्क जो है, जो वैरायटी का मिल्क जो है वहां पे, हॉलैंड का मिल्क जो मिलता है, जो अमेरिकन काउ जो मिल्क मिलता है, उसकी जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी आप कभी भी इंडियन मिल्क से मैच ही नहीं कर पाएंगे, इतना बेस्ट क्वालिटी मिल्क था वो। यू कैन फील द डिफरेंस। मैं कह रहा हूं आपसे, दूध में डिफरेंस कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यू कैन फील द डिफरेंस। मैं कह रहा हूं आपसे, दुनिया भर में सबसे फेमस मिल्क जो है वो हॉलैंड का मिल्क है, पूरी दुनिया में सप्लाई होता है आपको, बॉम्बे, दिल्ली के, इनफैक्ट यदि आप किसी बड़े शहर में रहते हैं ना अभी भी, तो वहां पे कोई ना कोई सुपर स्टोर ऐसा होगा जहां पर ये फॉरेन वैरायटी का, फॉरेन का मिल्क भी मिलता होगा। एक पैकेट जो है बॉम्बे में, जो एक पैकेट ऐसा कॉस्ट करता है, वो तकरीबन 500 रुपए के आसपास, एक लीटर मिल्क 500 रुपए का, 500 रुपीज पर लीटर मिल्क होता है। रूटीन में हम लोग भी इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। हमारे यहाँ पे जो मिल्क आता है वो जो है वो जो नॉर्मल जो डेयरी मिल्क था, अमूल का, ये सारे मिल्क आते हैं। तो हॉलैंड का जो मिल्क है वो दुनिया में सबसे फेमस है। अब क्यों फेमस है, इतनी देर से बात कर रहे हैं हम इस बात की। देखिए, दिस इज दी वन ऑफ द फेमस ब्रांड इन हॉलैंड के। क्यों? क्योंकि वहां की जो कैटल वैरायटी है, दैट इज दी वेरी इफेक्टिव। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो एक गाय है, एक दिन में कितना दूध देती है, तो यू विल सरप्राइज, 50 से लेके 60 लीटर, 50 लीटर, 30 से 35 लीटर तो नॉर्मल है, 50 लीटर, 50 पैकेट दूध एक गाय, दैट इज द क्वालिटी ऑफ। अब उसको क्या, उसमें साइंस कहां है? साइंस ये है कि एक तो नंबर एक, ये बेस्ट वैरायटी ब्रीड की है जो अधिक मिल्क प्रोडक्शन करती है। नंबर दो, इसका जो फूड वो खिलाते हैं, इसको जो चारा खिलाते हैं, वो बहुत हाई क्वालिटी का और बहुत बेहतर चारा उसको देते हैं वो। तीसरा, हाइजीन इतना अधिक मेंटेन रखते हैं कि ये एक भी दिन गाय बीमार नहीं पड़ती है। चौथा, मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, मिल्किंग मशीनों से करते हैं, तो मिल्क बिल्कुल वेस्टेज जाता है। ये नहीं करते कि इंजेक्शन लगा के हार्मोन से फिर दूध निकाल रहे हैं। नेचुरली वो वैरायटी जो है वो इस प्रकार से मिल्क प्रोवाइड करती है, ठीक है। देखिए, ये एक नीदरलैंड के किसान है, उन्होंने बाकायदा पोस्ट देके फोटो खिंचाया उनके फॉर्म में, ठीक। आप सोच लीजिए कि कैन यू इमेजिन कि ये गाय भैंस पालते हैं, हाँ, दूध बेचते हैं, ये वो किसान है, समझ गए, ठीक है। एंड देखिए, आप मिल्किंग टेक्नोलॉजी इन द इट्स फाउंड के, आप देख रहे हैं कि बकायदा मशीन लगी हुई है और मशीन से जो है मिल्क को निकाल रहे हैं। मतलब ह्यूमन जो है वो हैंडलिंग, एंड दूध की जो हैंडलिंग है वो भी बड़ी प्रॉपर होती है। चलिए पिक्चर चेंज करते हैं हम, बैक टू अवर कंट्री भारत। पान पसंद का बोर्ड लगा है, पीछे देख लो ट्रेन में, ठीक है, कि सब अपने दांत खराब कर लो, सब अपने मसूड़े खराब कर लो, पान पसंद का एड लगा हुआ पीछे, ठीक है। अब आप देख रहे हैं, गाय को पाला तो गया है लेकिन छोड़ दिया गया कि तू कहीं खा के आ जा। साइंटिफिक चारे की तो बात ही नहीं हो रही है, बात हो रही है कि तुम जाओ अपना पेट भर लो, दूध हम शाम को निकाल लेंगे, तुम्हारी टेंशन है खाना खाना, ठीक। किसान फिर भी ईमानदारी से काम कर रहा है, किसान ने जो है खिलाया। आप देखिए कि ये हमारे यहां का मिल्क हैंडलिंग का देसी तरीका है। बाल्टी में दूध को निकाला गया,
नंबर 1, बाल्टी कितनी बार साफ हुआ, बाल्टी का हाइजीन लेवल क्या था। नंबर 2, दूध मिल्किंग के पहले कितना आपने अपने हाथ की सफाई की, आपने क्या केटल को नहलाया धुलाया। आप देखिए, आप देख सकते हैं इमेज में केटल में मिट्टी विट्टी लगी हुई है, जबकि हॉलैंड में मिल्क को निकालने के पहले केटल्स के शावरिंग होता है। देयर आर शावर इन द फॉर्म, तो तेज शावर चलता है और शावर से पूरा केटल जो है वो पहले उसको जो है वो धोते हैं, केटल को पूरा नहलाते हैं उस केटल को के, फिर उसके बाद वो फैन ऑन होता है और उससे उसको सुखाते हैं पूरा। उसके बाद फिर जो है वो मिल्क निकालते हैं और मशीनें ऑटो क्लीन मशीनें होती हैं कि मिल्क निकालने के बाद मशीन पूरी क्लीन होगी ऑटोमेटिकली। अमूल ने बहुत कोशिश किया, किसानों को अवेयर किया। अमूल ने इंडिया के अंदर मिल्क प्रोडक्शन में बड़ी क्रांति की। हम कहते हैं कि फादर ऑफ जो है वो व्हाइट रिवॉल्यूशन वर्गीस कुरियन को बोलते हैं। वर्गीस कुरियन को हम फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन कहते हैं। इन्होंने मिल्क प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट किया। अमूल जो है उसने बहुत कोशिश किया उसने, और किसानों को इंपावर भी किया उसने, लेकिन तब भी अमूल जो है वो बेसिकली दूध को कलेक्ट करके प्रोसेस करके बेचते हैं आगे। अमूल जो है वो किसानों से लेना, किसानों को एजुकेट करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, सब कुछ करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, लेकिन तब भी किसान के पास तो वो सब सुविधाएं नहीं है जो हमको हॉलैंड में देखते आ रहे हैं। तो हमको कहीं ना कहीं पे हमको, अब लोग कहते हैं हम उम्मीद करते हैं सरकार कुछ अच्छा करेगी लोगों के लिए। मैं कहता हूं सरकार को सबसे पहले सपोर्ट करना चाहिए किसान का। यदि आपने अपने किसान को इंपावर कर दिया ना, तो प्राइमरी सेक्टर होता है खेती किसानी, उसको आपने इंप्रूव कर दिया है। गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को, गांव के लोग गांव से शहर में निकल के आते हैं क्योंकि गांव में काम नहीं होता है, गांव में रहने की कंडीशन बेहतर नहीं है, शहर निकल के आते हैं और शहरों में भीड़ बढ़ती है। आपने गांव के अंदर ही बिजली प्रोवाइड कर दी, आपने एजुकेशन प्रोवाइड कर दिया, सैटेलाइट लगा दिया आपने, सैटेलाइट से आपने एजुकेशन प्रोवाइड कर दिया, आपने गांव के अंदर आपने बेहतर कंडीशन प्रोवाइड कर दिया आपने कि लोगों को गांव से निकल के शहर आने में दिक्कत लगेगी। गांव क्यों छोड़ो, इतना सुंदर गांव छोड़ के शहर क्यों जाऊं मैं। किसान को आपने इंपावर किया, किसान को आपने जो है वो इंप्रूव किया आपने, और किसान को आपने एजुकेट किया, किसान को आपने हेल्प की। हेल्प का मतलब वो नहीं कर्जा माफ करना, हेल्प का मतलब है इंपावर करना, उसकी साथ में मिलकर खेती करने में हेल्प करना उसकी, कि तू कमा, चल मिलके करते काम, मेहनत कर, कमा, देखते क्या होता है, अच्छा होगा। आप देश में टारगेट, हॉलैंड ने टारगेट कर लिया। हॉलैंड में गवर्नमेंट समझ गई कि दूध ताकत है हमारी, हम दूध बेचेंगे, पूरी दुनिया को दूध बेचेंगे, इतना दूध बेचेंगे कि दूध की नदियों से नोट की नदी आएंगी कंट्री के अंदर। देश स्ट्रांग है, इकोनॉमी स्ट्रांग है। दिस इज द कोलास, क्या आप देख सकते हैं न्यूज। मोर देन 60% मिल्क इन कंट्री अनसेफ, एडल्टरेटेड विथ पेंट डिटर्जेंट। पेंट मिला दिया दूध के अंदर, डिटर्जेंट मिला दिया, यूरिया मिलाना तो तक तो सुना था। मोस्ट इंडियन मिल्क एडल्टरेटेड, देखिए न्यूज, 70% मिल्क इन दिल्ली कॉमा कंट्री इज एडल्टरेटेड के। वार्निंग, बल्क ऑफ मिल्क सप्लाइड बाय वेंडर्स अक्रॉस द कंट्री इज आइदर कंटामिनेटेड और एडल्टरेटेड, रिवील्स गवर्नमेंट रिपोर्ट, ठीक है। वॉच बिफोर यू व्हाई मिल्क बेस्ड स्वीट्स, यूरिया, फॉर्मेलिन, डिटर्जेंट, योर कप ऑफ मिल्क कुड कंटेन ऑल दीज। बच्चों को जहर पिला रहे हैं हम बॉर्नविटा में घोल के, मतलब हम बोल रहे हैं दूध पी ले बॉर्नविटा डाल के, बेचारा जहर पी रहा है बॉर्नविटा डाल के। आई स्टॉप गिविंग मिल्क टू माई किड्स, मैं बच्चों को दूध देना बंद कर दिया। उसकी बजाय वो दूसरे चीजते हैं, दूसरे जो फूड, क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि आप मिल्क जो है वो मिल्क, जो भी मिल्क है आप लेंगे वो एडल्टरेटेड है। आप अब आपको पास ऑप्शन है कि आप हॉलैंड का मिल्क ले लीजिए, पर हॉलैंड का मिल्क जो है वो तो इतना महंगा, एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव हो। तो दूध जो है, इवन मैं एक बार इंटरव्यू देखा था और ये मैंने मेनका गांधी का देखा कि मेनका गांधी ने भी कहा कि वरुण गांधी जब वो छोटे बच्चे थे तब तो उन्होंने मिल्क देना, उनको मदर्स मिल्क जो नेचुरल होता है उसके अलावा उन्होंने मिल्क देना नहीं दिया उसको कभी। डॉक्टर्स कहते हैं आज आप किसी भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाइए, डॉक्टर बोलेगा दूध मत पीना, मिल्क इज नॉट गुड। क्यों? यूरिया, फॉर्मेलिन, डिटर्जेंट सब पेट में जाएगा तो पेट की कितनी बीमारियां होंगी आप सोच लीजिए। According to research, 1 in 2 cow in India is infected with mastitis. 2 में से 1 गाय इंडिया के अंदर उसको गहरा इंफेक्शन है, उसके जो है वो मिल्क जो जहां से जो इसका जो स्तन है, जो उसको जहां से मिल्क लेते हैं वहां पे उसको इंफेक्शन है के, और उसके अंदर जो है वो आप समझ लीजिए कि कई सारे बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं यहाँ पे,
फिर कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है, फीकल कंटेमिनेशन, जहां गंदगी किया वहीं गाय बैठी हुई है के। तो कुल मिलाकर बात ये कि ये तो हो गया है अनहाइजीनिक इन्वायरमेंट, दूसरा हो गया यूरिया मिलाना, दूसरे केमिकल मिलाना के। बॉम्बे के अंदर हर बार दिवाली के पहले एक एडवाइजरी आती है कि दूध से बनने वाली मिठाइयों को लेकर सावधान रहें। क्यों? नॉर्मल डे में उतना मावा आता नहीं, बंबई में जब दिवाली होगी मावा का क्वांटिटी 15 गुना बढ़ जाता है। ये मावा आया कहां से, दूध कहां से? अच्छा, गाय को मालूम चल गया, अच्छा दिवाली आने वाली है, अच्छा मैं एक काम करो, चिंता मत करो, 10 लीटर ज्यादा दूध दूंगी कल से मैं, तो दिवाली आने वाली है, अच्छा ठीक है, दिवाली के एक वीक पहले से मैं 10 लीटर ज्यादा नहीं। कैटल अचानक से कैटल ने दूध देना कैसे शुरू कर दिया ज्यादा? प्रोडक्शन अचानक से मिल्क का और मावा का कैसे बढ़ गया? मतलब गड़बड़ है। फॉर दी देखो, ये जो जितनी बातें मैं कह रहा हूं ना, तो ये मैं बातें कह रहा हूं शहर के पर्सपेक्टिव से, सिटी के पर्सपेक्टिव के। जो लोग गांव में रहते हैं, गांव में जो है जो कैटल्स को पालते हैं, गांव में अपने सामने दूध निकलवा के लेके आते हैं, उनका मिल्क एडल्ट्रेशन फ्री है। बस इतना सा है कि हाइजीन का ध्यान रखें। अदरवाइज मैं जो बातें कह रहा हूं उसको लेके आप ऑफेंडेड फील मत कीजिएगा। मैं आपको एक जनरल अवेयरनेस बता रहा हूं कि क्यों जरूरत है हमें चीजों को इंप्रूव करने की, ठीक है ना। फॉर द yield potential to be realized, the cattle have to be well looked after, they have to be housed। देखिए, जिस कैटल से दूध निकाल रहे हैं उसके रहने की जगह बेहतर होना चाहिए, उसको प्रॉपर वाटर मिलना चाहिए, डिजीज फ्री होना चाहिए वो के। कैटल को जो खाना देते हैं, फीडिंग ऑफ कैटल, वो भी साइंटिफिक मैनर में होना चाहिए। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूडर के कि आप घर का बचा हुआ जितना था उसको डाला। मैंने देखा है, मेरी मामी जी करती थी कि वो जो भी कुछ बचता था ना, कभी अपने मामा के वहां जाता था मैं, छोटे मामा जी का, तो मामी जी का अगर किसी की रोटी बची कुछ भी कहते, एक बड़े से बर्तन में वो डाल देते, पानी पड़ा था उसमें डाल देते, वो सब गीला होता था, उसमें भूसा मिला के सुबह सानी बोलते, सानी सुबह सुबह खिला दिया गाय भैंस को। फॉरेन में ऐसा नहीं करते, दे हैव स्पेसिफिक मील फॉर द काउ। तो वो जो जहां पे आपका जो जहां पे ऑयल निकलता है, तो जो मूंगफली का ऑयल निकला, तो जो खली बचता है उसका, ठीक है, इस तरह की चीजें जो है वो इस्तेमाल करते थे उनको देने के लिए। बेस्ट उसे बोलते थे वो लोग काऊ केक। काऊ केक का मतलब होता है कि ऐसी चीजें जिनसे काऊ का मिल्क प्रोडक्शन बढ़ सके उनको खिलाना। तो वो उस तरह का केक मिलता था जिसको वो खिलाया करते थे उसको, गाय को। इसके अलावा साफ सफाई, हाइजीन, किसका? केटल का हाइजीन, और हैंडल करके खुद का जो दूध निकाल रहा है, मिल्किंग में इन्वॉल्व व्यक्ति है, वो भी हाइजीन को मेंटेन रखे और केटल का भी हाइजीन मेंटेन रहे। ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है मिल्क इंडस्ट्री में, ठीक है। Nowadays, of course, most of these processes have been become mechanized, लेकिन ये मैकेनिकल सिस्टम केवल बड़ी डेयरी तक पहुंच पाया है। एंड जो मशीनें हैं, उन मशीनों को अफोर्ड करना, उन मशीनों को मेंटेन करना, ये छोटे किसान के लिए पॉसिबल नहीं है, तो केवल बड़े किसान डेयरी तक ये पहुंच पाया है, ठीक है। इससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो है वो मिल्क और हैंडलर के बीच में कम होता है। बॉम्बे के पास में बॉम्बे पुणे के बीच में एक कहीं पे फॉर्म है बड़ा फेमस, उसका नाम है सारडा फॉर्म। आप गूगल कीजिएगा इसको, सारडा फॉर्म के। सारडा फॉर्म का मिल्क जो है बॉम्बे के अंदर बड़ा फेमस है, कि नॉर्मल मिल्क से डबल प्राइस का मिल्क है इसका। और लोग कहते हैं कि सारडा फॉर्म का मिल्क जो है वो एकदम प्योर है और मशीन है। वो कहते हैं कि आप किसी भी दिन हमारे फॉर्म में आइए, जाके देख लीजिएगा हम कैसे मिल्क निकालते हैं, कैसे आपको सप्लाई करते हैं। वो लिमिट, उनके यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है कि लिमिटेड, कि आपको दूध चाहिए तो आप बकायदा नाम लिखाइए तो आपके घर पर दूध आएगा, ठीक है। कांच की बोतलें होती हैं, प्लास्टिक की बोतलें यूज नहीं करते, कांच की बोतलों में आपको प्रोवाइड करते हैं। सुपर स्टोर के अंदर भी 1 लीटर उसका जो मिल्क होता है वो 280 रुपए लीटर के आसपास उसका मिल्क होता है, कांच की बकायदा अच्छी सी बोतल में आता है। तो सोचिए ना, प्रॉपर हैंडलिंग करने का इतना फर्क पड़ता है कि दुगनी प्राइस में वो मिल्क को बेच रहे हैं और उनके पास अभी भी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। तो वो कहते नहीं, अभी हमारा कोटा पूरा हो गया, इसके ऊपर हम नया ग्राहक नहीं ले पाएंगे। हम कोई छोड़ेगा अपने यहाँ का दूध तो हम आपके लगा देंगे, कि हमें नहीं चाहिए हम आपके लगा देंगे। नाम लिखाना पड़ता है कि भैया मिल्क थोड़ा बढ़े, तुम्हारा प्रोडक्शन हमको प्रोवाइड कर देना। अब मतलब ये है कि ये सारे तरीके अपनाएंगे हम के, तो और बाकायदा इसके अलावा सरकार को क्या चाहिए कि वो ऐसे डेयरी फार्म जो मिल्क प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है उनका इंस्पेक्शन भी करे, उनको एजुकेट भी करे, रिकॉर्ड कीपिंग भी रिकॉर्ड रखा जाए। वेटनरी डॉक्टर जो है उसका बाकायदा जो है वो रेगुलर विजिट होता रहे, ताकि वो देख सके कि सब गाय जितने कैटल्स हैं वो हेल्दी हैं या नहीं है। और ये कंपलसरी होना चाहिए। सरकार को चाहिए कि वो ऐसी योजना, देखो गवर्नमेंट बहुत योजनाएं बनाती है, वो योजनाएं बनाती है कि कैसे टैक्स ले सकते हैं आपसे, कहां कहां पे टैक्स लग सकता है।
मैं कहता हूं कि सरकार को एक योजना ऐसी बनानी चाहिए कि कैसे आप पैसा कमा सकते हैं, कैसे हम आपको इंपावर कर सकते हैं टू अर्न मोर मनी देन टेक योर टैक्स। इट डजंट मैटर, हम आपसे बिल्कुल कुछ नहीं बोलेंगे, आप टैक्स ले लीजिए, ज्यादा ले लीजिए, पर इंपावर तो कीजिए। खड़ा कर दिया हमको और बोला चल कमाओ और टैक्स लेके आ, नहीं। आपको, हमारे किसान को, हमारे जितने भी लोग जो इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर में, सबको आपको इंपावर करना पड़ेगा कि वो कैसे और बेहतर कर सके। इंपावरमेंट केवल लोन देने से, क्या आप बोल रहे हैं लोन मिल जाएगा तुमको, वो इंपावरमेंट नहीं है। इंपावरमेंट है उसको एड्रेस करने में, उसको ऐसी सुविधाएं प्रोवाइड करने में, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में जिससे कि खेती को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, अब तो मैंने आपको बताया, जितने मैं आपको जो सारे उपाय मैंने आपको बतलाए, ये वही उपाय हैं जिन उपाय से हम बहुत चीजों को बदल सकते हैं, परिवर्तन हम कर सकते हैं। और यही सारी चीजें पोल्ट्री फार्म में भी यही मैनेजमेंट लागू होता है। यानी पोल्ट्री फार्म कोई बहुत अलग नहीं है। अब पोल्ट्री फार्म जैसे दिमाग में वर्ड आता है तो हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि पोल्ट्री फार्म का मतलब हुआ मुर्गी पालन केंद्र। नहीं, पोल्ट्री वर्ड जो है वो टेक्निकल वर्ड है। इसके अंदर जो है वे सारे पक्षी जिनका इस्तेमाल आप अंडे के लिए कर सकते हैं, जिनका इस्तेमाल आप मीट के लिए कर सकते हैं, वे सारे इसके अंदर शामिल होते हैं। पोल्ट्री इज द क्लास ऑफ द डोमेस्टिकेटेड फाउल या बर्ड्स यूज्ड फॉर फूड और फॉर देयर एग्स। ठीक है, इसमें चिकन, डक, टर्की और गीज, ये एनिमल भी इन्वॉल्व होते हैं। तो वर्ड पोल्ट्री जो है, इसका इस्तेमाल जनरली हम ये केवल इन वर्ड के लिए नहीं करते हैं, इसके अलावा हम और भी वर्ड जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं उनको भी हम पोल्ट्री फार्म में शामिल करते हैं। इवन यदि आप शुतुरमुर्ग पालन करते हैं, आप एमू पालते हैं, ईमू पालते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रिच पालते हैं, तो वो भी पोल्ट्री के अंदर ही चला जाएगा। ओके, तो देखिए जैसे डेयरी फार्मिंग के जो फंडे हैं कि डिजीज फ्री रखा जाए, सूटेबल ब्रीड को उगाया जाए, मतलब सूटेबल ब्रीड को कल्टी को ग्रो किया जाए, फिर प्रॉपर और सेफ फार्म कंडीशन होना चाहिए, प्रॉपर फीड मिलना चाहिए, प्रॉपर वाटर मिलना चाहिए, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन होना चाहिए, और हेल्थ केयर जो है उन एनिमल्स को प्रॉपर हेल्थ केयर भी मिलना चाहिए। ये सब भी वही फंडे हैं, वही कॉन्सेप्ट हैं जो पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में लागू हो रहे हैं, और ये वही है जो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर भी लागू होते हैं। ठीक है, देखिए आप अब हम देखते हैं, हम इतना जानते हैं कि हमारे यहां पे पोल्ट्री फार्म की हालत बड़ी खराब है। आप बोलोगे कैसे खराब है सर, आप हर चीज को बुरा क्यों बोलते हो अपने यहाँ की? देखो बेटा, मेरा पर्पस बुराई करना बिल्कुल नहीं, मेरा पर्पस है एजुकेट करना, सच्चाई को। जब तक हम सच की आंखों में आंखें डालकर नहीं बोलेंगे हाँ तुम सच हो, तब तक हम उसको सुधार नहीं पाएंगे। हमको सबसे पहले झूठी प्रशंसा बंद करके ये जानना होगा कि सच क्या है और कहां पे चीजों को सुधार कर सकते हैं। और जब हम सुधार कर सकते हैं ना, तो आगे निकलेंगे हम। जो हमें बेहतर सब कुछ लगा, हम बोल रहे हैं नहीं नहीं सब बढ़िया है, एकदम है, मैं महान, मेरा देश महान, मैं सब महान। नहीं, देश तो महान है, कोई संदेह नहीं इसमें, लेकिन हम महान नहीं है। हमारी जो प्रैक्टिस है जो हम कर रहे हैं वो भी महान नहीं है, उसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। जब आप अपने आप को महान बोल देते हैं ना, तो आप इंप्रूवमेंट की गुंजाइश को खत्म कर देते हैं। नेवर थिंक कि आप सुपीरियर हैं, नेवर थिंक कि आपको सब कुछ आता है, नेवर थिंक कि आप परम ज्ञानी है, महान है, क्योंकि ऐसा करने के बाद आप सीखने का दरवाजा बंद कर देंगे। और जब आप सीखने का दरवाजा बंद कर देंगे ना, तो पीछे रह जाएंगे, तो पीछे रह जाएंगे। आप समझ गए बात को? जिंदगी में एक बड़ी पते की बात, और ये मेरे को मेरी वाइफ ने बोली, वो हम दोनों बेसिकली फ्रेंड जैसे ही हैं, वो मुझे कई बार बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताती है, तो मैं सीखता भी हूं उससे। इसमें मुझे कोई गुरेज नहीं कि मैं बोलूं कि अरे कि मेरा कोई मैं लीगो सामने आता नहीं। मेरी वाइफ जो है मुझसे ज्यादा होशियार है और मुझे कई बार बताती है। मुझसे एक बार बोलती है वो कि एक बात याद रखो कि हमेशा जिंदगी में है ना, हम सीखते जो है ना वो सुनकर सीखते हैं, बोलकर नहीं सीखते। बोलकर सिखा सकते हैं पर सीखते बोलकर नहीं है, सुनकर सीखते हैं। लोगों को सुनना सीखिए, और ये बड़े पते की बात है। तो हमारे यहां पोल्ट्री फार्म की हालत क्या है? एक के ऊपर एक दड़वे बने हुए हैं, कई मुर्गियां, अरे उस पोल्ट्री को मूव करने की जगह नहीं है, वो वहां पे फंसा हुआ है, पंख झड़ चुके हैं उसके, अजीब सी हालत हो रही है उसकी मुर्गी की कि उसे मारने के पहले ही मर गई वो मुर्गी। ये दशा है। बॉम्बे के अंदर जो है आपको, मुंबई के अंदर आपको ऐसे भी अंडे मिलते हैं मार्केट में जिस पे लिखा होता है कि वो फ्री रेंज एग है।
फ्री रेंज एग का मतलब होता है ऐसे अंडे जिनके अंदर जिन अंडों को जो है उन मुर्गियों से लिया गया है जिनको रहने की पर्याप्त जगह दी गई है, जिनको जो है वो कहीं पर अपना लिमिटेड जगह में बंद करके नहीं रखा गया है, नेचुरल सनलाइट उनको मिलती है, नेचुरल दाना उनको मिलता है जिसको वो चुगती है, और उस अंडे की कॉस्ट जो है सामान्य अंडे से 10 गुना ऊपर होती है। आप सोच लीजिए कि यदि एक अंडा जो है वो 5 रुपए का मिल रहा है, नॉर्मल अंडा 5 या 7 रुपए का मिल रहा है, तो जो है वो अंडे की कीमत होती है 30 रुपए से लेकर जो है वो 50 रुपए तक का अंडा होता है। एक नॉर्मल मुर्गी का अंडा है। वो कहते हैं किसी भी तरह की क्रूरल्टी, किसी भी तरह का हार्मोन की एग प्रोडक्शन बढ़ जाए वो सब यूज नहीं करते हैं, और ये सर्टिफाइड फॉर्म होते हैं। सोचिए ना, लोग खरीदते हैं ये वाले अंडे क्योंकि लोगों को पता है कि हम ज्यादा कीमत तय कर रहे हैं, दे रहे हैं, लेकिन हम क्रूरल्टी को, ऐसी दशाओं को जिन दशाओं से पक्षी भी परेशान है, उनको हम सपोर्ट नहीं करते हैं। पोल्ट्री फार्म में जो आप एनिमल देख सकते हैं वो क्या आप देखो, आपको बतख दिखाई पड़ रहा है, आपको मुर्गी, और आपको जो दिखाई पड़ रहा है जो है वो टर्की, और आपको जो है वो दूसरे जो गूस के वो एनिमल आपको दिखाई पड़ रहा है। तो ये सारे एनिमल जो है पोल्ट्री के अंदर ही शामिल होते हैं इनके। फिर पोल्ट्री फार्म का एक साइन की वहां पे जो वैरायटी को उगा, जैसे आप देख रहे हैं ये ब्रॉयलर के, ये वो मुर्गा है जिसको जो है वो मीट के लिए मीट के लिए इसको जो है वो ग्रो किया जाता है। और आपको बता दूं मैं बार मैं कल्टीवेट वर्ड यूज कर रहा हूं, तो ये टेक्निकली जो है यही वर्ड यूज किया जाता है, पर आप बोलोगे कल्टीवेट का मतलब जमीन में लगा दिया निकल गया मुर्गे, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये जो है इनको भी हम जो है वो तैयार करते हैं पोल्ट्री फार्म के अंदर। तो ये ब्रॉयलर है और ये कुछ वीक के अंदर, कुछ ही वीक है, नॉर्मल मुर्गी की तुलना में आधा वक्त लेता है, और ऐसा जो है वो बड़ा हो जाता है, इससे अधिक मीट मिलता है। तो ये ब्रॉयलर को जो है वो पोल्ट्री फार्म, ब्रॉयलर अलग तरह के, ब्रॉयलर को बेसिकली जो है मीट के लिए जो है वो पोल्ट्री फार्म में जो है वो ग्रो किया जाता है, और दूसरी अंडे वाली मुर्गियां अलग होती हैं। ठीक, अब देखिए आपने टीवी न्यूज में और न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा बेटा जरूर कि बर्ड फ्लू के बारे में अक्सर आता है कि बर्ड फ्लू, और बर्ड फ्लू के कारण जो है कई बार पोल्ट्री उद्योग को बड़ा नुकसान होता है कि मुर्गियां मर जा, कई मुर्गियां जो है वो खत्म हो जाती हैं और लोग अंडे खाना बंद कर देते हैं। तो बर्ड फ्लू एक बड़ी समस्या है। ठीक है, इसको हम एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं, और ये पक्षियों में होने वाला एक तरह का फ्लू होता है जो ह्यूमन बींग्स में पहुंच जाता है तो मनुष्य के लिए खतरनाक हो जाता है। H5N1 बर्ड फ्लू आउटब्रेक रिपोर्टेड इन छत्तीसगढ़, ये न्यूज है, पुरानी न्यूज है के। तो हम देख रहे हैं कि देखिए वायरस किल्ड 5,634 आउट ऑफ 21,000 बर्ड्स इन ऑन द फार्म ऑफ इन छत्तीसगढ़ के। जैसे देखा गया कि छत्तीसगढ़ में एक फार्म के अंदर हजारों मुर्गियां मर रही हैं, तो मालूम चला किसके कारण है, बर्ड फ्लू के। और इन मुर्गियों को खाने से ये बर्ड फ्लू ह्यूमन विंग्स में आ सकता है और मनुष्य के अंदर भी ये एटिपिकल जो है निमोनिया कारण बन सकता है और उससे मनुष्य की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, और ये H5N1 जो है बेसिकली H5N1 इज ए इन्फ्लुएंजा वायरस जो कि हाईली इन्फेक्शन होता है और ये सीवियर रेस्पिरेटरी डिजीज को करता है बर्ड्स के अंदर के, और बर्ड से ये ह्यूमन के अंदर आता है और फिर ह्यूमन से ह्यूमन में फैलने लगता है छींकने खांसने से। ठीक है, और मोर्टिलिटी देखिए क्या लिखा है इसमें, When people do become infected, the mortality rate is about 60%। मतलब यदि 100 लोगों को बर्ड फ्लू होगा तो 60 लोगों की डेथ तय है, समझ लीजिए, इतना हाई मोर्टिलिटी रेट है इस फ्लू के अंदर। तो अगेन चाबी क्या है इस बात की, अब क्या कैसे इंप्रूव करें इसको, वही बात कि पोल्ट्री फार्म पर भी वेटनरी डॉक्टर का रेगुलर विजिट होना चाहिए। पोल्ट्री फार्म पर भी ऐसी दशाएं प्रोवाइड करना चाहिए कि वायरस हार्बर ना कर सके। पोल्ट्री फार्म की बर्ड हेल्दी रहना चाहिए। पोल्ट्री फार्म में प्रॉपर जो है वो वैक्सीन लगना चाहिए। पोल्ट्री फार्म में जो है वो प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। जब हम इन चीजों को अपनाएंगे, जब हम इन सब चीजों को अपनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हम बेहतर प्रोडक्शन कर पाएंगे एनिमल्स का, यानी बेहतर अंडे मिल पाएंगे, बेहतर मीट मिल पाएगा उससे। और देखिए ये बात ये नहीं कि मीट या अंडों की बात करें, वेज या नॉन वेज की बीच की बात, ये बात है ह्यूमंस को फूड प्रोवाइड करने की। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अब जो है एनिमल ब्रीडिंग के ऊपर। चैप्टर थोड़ा सा हो सकता है आपको उतना डल लगे, परंतु मैं इतना कहता हूं कि चैप्टर है पूरा का पूरा अवेयरनेस का चैप्टर है, और उसको अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सुनिए और दूसरों को भी एजुकेट कीजिए। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos.
Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentor's online app from Google Play Store.